अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं मोहम्मद शुएब के साथ हूं महक असलम। और प्रोग्राम में हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे, बड़ा अच्छा वीकेंड भी गुजरा होगा और बहुत ज़्यादा एहतियात भी की होगी। लेकिन अगर आपने एहतियात नहीं की तो आपके लिए खबर ये है कि कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है और वज़ीर आज़म को इस पर तशवीश है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पेशावर और मुल्तान में वेंटिलेटर्स पर मरीजों की तादाद 200% तक बढ़ चुकी है। यानी वो उन्होंने कंपेयर किया पिछले महीने से और जो कि मेरे ख्याल से हमेशा हम कहते हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये भी कहा वज़ीर आज़म ने कि हुकूमत दोबारा लॉकडाउन पर मजबूर हुई तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ओपोजिशन। अच्छा, यहाँ मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है। क्या इटली में पीडीएम है, क्या फ्रांस में पीडीएम है, क्या यूएस में पीडीएम है, क्या ईरान में पीडीएम है, क्या इंडिया में पीडीएम है? वहाँ जलसे हो रहे हैं इसलिए कोरोना फैल रहा है। ठीक है, जलसे नहीं होने चाहिए, आई एम नॉट सपोर्टिंग एट ऑल, बट ये कह देना कि कोरोना इसलिए फैल रहा है क्योंकि पीडीएम जलसे कर रही है और सारा का सारा जिम्मा उनका है, तो ये गलत है। और इमरान खान साहब ने हमेशा से मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालिफत की और आज वो इंदिया दे रहे हैं कि वो फिर से लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, यानी फिर से लॉकडाउन की तरफ पाकिस्तान जा सकता है। एट द सेम टाइम यानी जब इमरान खान साहब ने एक यू टर्न लिया तो एक बड़ा सा यू टर्न लिया वज़ीर आला सिंध साहब ने भी। आपको याद तो होगा वो कहते थे कि भैया लॉकडाउन होता है या लॉकडाउन होता है या लॉकडाउन नहीं होता, ये स्मार्ट ब्यूटीफुल हैंडसम लॉकडाउन ये कुछ नहीं होता। वो कहते हैं पूरे लोग होते हैं। हाँ, उन्होंने कहा पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अब उन्होंने उस वक्त कहा क्या था, यानी लॉकडाउन की मुखालिफत करते हुए तज़हीक की जब उन्होंने इस वर्ड की तो क्या कहा था, जरा सुनिए। छोड़े भाई स्मार्ट लॉकडाउन, यार पता नहीं ट्रक की बत्ती के पीछे मैं कहता हूँ लगा दिया स्मार्ट लॉकडाउन। अब वो सोचते रहो ये स्मार्ट क्या है। देयर इज आइदर अ लॉकडाउन और देयर इज नो लॉकडाउन। ये स्मार्ट, डम, ब्यूटीफुल, हैंडसम, अगली नहीं है। अच्छा, अब देखिए पहले क्या कहते थे और चंद माह बाद इन्हीं की हुकूमत में इन्हीं के शहर में कराची में क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया जनाब। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, ऐसे बहुत से और डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन या माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया गया। उसका नोटिफिकेशन हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ कराची, इसी तरह और जो कमिश्नर्स की तरफ से यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स की तरफ से जो नोटिफिकेशन हैं वो हमें मौसूल है, यानी हर जगह पे लगाया आपने, फिर वही है। हाँ वही ना। और देखें अब वो हैंडसम की बात करें, वो बात करें कि ब्यूटीफुल की, तो हैंडसम तो हमारे वज़ीर आज़म भी है ना। इससे आप जो है ना आप आंखें नहीं बंद कर सकते। अच्छा मुझे एक बात और भी लग रही है महक कि शायद इसलिए भी सिंध हुकूमत इस वक्त लॉकडाउन यानी कंप्लीट लॉकडाउन की मुखालफत इसलिए कर रही है कि अगर उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया, अगर उन्होंने शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी तो फिर मंगनी कैसे होगी? कौन सी वाली? ये वाली इसके हम जिक्र करना चाहते हैं। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बड़ी साहिबजादी बख्तावर भुट्टो ने अपनी मंगनी के खास मौके पर अपनी वालिदा के निकाह का खूबसूरत जोड़ा पहनने का फैसला किया है। चले यहाँ पे तो बचत हो रही है। हाँ, लेकिन किसी और की बचत नहीं है, आपने कोविड-19 टेस्ट करा के आना है। लेकिन एनीवेज दिस इज वेरी नाइस जेस्चर। अपनी वालिदा का निकाह का जोड़ा पहनना, दिस इज वेरी नाइस। एक याद ताज़ा करना है ना कि आप अपनी वालिदा ने जो अपने निकाह पे पहना वो अपनी मंगनी पे पहन दिया और सब्ज रंग का इंतहाई खूबसूरत जोड़ा गुलाबी रंग का ऊपर काम हुआ है। और जैसे कि मैं फेसबुक और दीगर साइट्स पे भी पढ़ी थी सोशल मीडिया की कि बख्तावर ने यकीनन अपनी वालिदा को याद, ये एक ऐसा मौका होता है कि आपको अगर आपके माँ बाप में से कोई एक नहीं है तो आपको यकीनन उनकी याद आती है और उनकी याद के लिए उनको अपने साथ मौजूद रखने के लिए उन्होंने ये एग्जैक्टली माँ बाप का वैसे भी साया सर पे सलामत रही, हम दुआ करते हैं। और यहाँ पर ज़रूर हम जिक्र कर लेते हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की वालिदा, उनका गुज़श्ता रोज़ लंदन में इंतकाल हुआ है, उस पर इज़हार अफसोस है। और इसके साथ साथ ज़ाहिर है जब हम ये बात करते हैं कि जलसे फिर भी हो रहे थे, उस पर मेरी थोड़ी सी बस तनकीद है मरीम नवाज साहिबा के इस ट्वीट पे, जिन्होंने ट्वीट किया कि मेरी दादी का इंतकाल हुआ और हुकूमत ने उन्हें नहीं बताया। मेरी भी दादी का इंतकाल हुआ था, मुझे भी हुकूमत ने नहीं बताया था। जिसकी दादी का इंतकाल होता किसी को हुकूमत ने नहीं बताया था। हुकूमत नहीं बताती, मेरी समझ से बाहर की ये अगर हुकूमत की जिम्मेदारियों में आ जाए तो बाकी काम फिर क्या है? हुकूमत की ये शायद जिम्मेदारी नहीं है। और जो जलसे और जुलूस जिसके बारे में मरीम नवाज बात भी करिए, जब जलसे आप लाइव दिखा सकते हैं या ऐसी चीज़ें हैं या आप लाइव ट्विटर पे आप जलसे करते हुए भी आप ट्वीट कर सकते हैं, तो ये चीज़ फिर आई थिंक इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे आयद नहीं होती है।
माए सबकी सांझी होती है। हम यकीनन वो दुख है कि इसका कोई भी नेमुल बदल नहीं है, माँ जैसी हस्ती का कोई नेमुल बदल नहीं है, लेकिन इस चीज़ पे सियासत करना, पॉइंट स्कोरिंग करना वो गलत है। और हमने देखा कि जिस तरह से कल अताउल्ला तारड़ कह रहे थे कि हुकूमत को अब ये स्टेप लेना चाहिए कि मरीम नवाज़ पे अब ज़्यादा बर्डन ना डालें या उनको ज़्यादा नज़रों में ना रखें। मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा मौका है जिस पे आप जो बोल जाते हैं वो फिर अल्फाज आखिर तक याद रखे जाते हैं कि कैसे मौके पे आपने बात की थी। खैर, कोरोना की दूसरी लहर से मुतालिक भी हम बात कर रहे हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि मुझे लग रहा है कि बच्चों को संडे का बड़ा इंतजार रहता था, लेकिन मंडे का उन्हें इस दफा तारीख में पहली इंतजार भी वो कितने बजे का कर रहे हैं, वो 12:30 बजे का इंतजार कर रहे हैं। उठ गए होंगे, इंतजार करें कि जनाब के होने के हज़ार है, बिकॉज आज 11 बजे बैठक लगेगी, फैसला हो जाएगा, लेकिन उसकी जो अनाउंसमेंट है वो 12:30 बजे करेंगे जनाब वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब, और उसकी डिटेल्स सवा के 12 बजे के बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हमने खुद जो पेरेंट्स की राय इकट्ठी की, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, वो हम आपको इसी शो में दिखाएंगे। और इसके अलावा जब हम सेकंड वेव की बात करते हैं तो क्या शहरी अब भी कोविड-19 को मानने को तैयार है? मैंने फील्ड में जाकर लोगों से 2 सवाल किए। एक ये कि कोरोना से बचने के लिए क्या उन्होंने कोई एहतियात की, तो जवाब मिला हाँ, कहवा भी पिया और स्टीम भी ली। मास्क पहना नहीं। मैंने आपको कहा था ना कि पाकिस्तानी अवाम पूरे जंगल के एक दरख्त का कहवा पी लेगी, लेकिन मास्क नहीं। 3 रुपए ना मास्क मिलता है, बिल्कुल 3 रुपए का नहीं। अच्छा, किसी ने आपको ये कहा कि हमें तो कोरोना नजर नहीं आया? ये अच्छा, मुझे किसी ने ये नहीं कहा। मैंने जब उनसे गपशप लगाई तो उन्होंने एंड पे जरूर कहा कि हाँ हम गलती करें, एटलीस्ट वो गलती एडमिट जरूर करें। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये तो हम सेकंड वेव की बात करें जिसमें हम एहतियात बिल्कुल नहीं करें। एक अच्छी खबर पंजाब से, मुस्तहिक जो मरीज हैं उनमें इंसाफ मेडिसिन कार्ड तकसीम किए गए हैं, और इस कार्ड से पहले मरहले में एड्स के 9,862, हेपेटाइटिस के 23,560, जबकि टीबी के 70,000 से ज़ायद पेशेंट्स मुफ्त अद्वियात हासिल कर सकेंगे। उनकी अद्वियात महंगी होती हैं। पंजाब गवर्नमेंट का एक और अच्छा कदम, पंजाब गवर्नमेंट काम करती है और ये काम हमें वक्तन फवक्तन नजर आता है। बुज़दार सरकार ने वाकई बड़े अच्छे स्टेप्स लिए हैं जो कि पंजाब में रहने वालों के लिए बड़े बेहतरीन है। खैर, सर्दी आते ही अंडे पर उठा अमीरों का नाश्ता। ये कह लेते हैं कि अंडा पराठा जो है ना वो अमीरों का नाश्ता बन चुका है। हाँ, ये बहुत महंगा हो गया। पहले ना हम क्या करते थे, हम क्या कहते थे कि जी कुछ नहीं है घर में, तो अम्मी अंडा पराठा। हुन अम्मा ने लग्जरी हो गई जी। चुप करके बैठ गया, अंडा महंगा हो गया क्योंकि महंगा अंडा दे रही है। अच्छा, वैसे ही हमने अपने प्रोग्राम में बात भी की थी कि सर्दियां होती तो क्या मुर्गी अंडे कम देती है। ये भी एक वो था, मुर्गी के नखरे, मुर्गी के दूंगी अंडा, महंगा दूंगी अंडा। अच्छा, इसमें मैं ये सोचता मैं जब भी हम ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मामलात से मुतालिक अगर शेयर करें कुछ बातें कि पिछले महीने से इतनी महंगाई हो गई, पिछले साल से इतनी महंगाई में इजाफा हो गई, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स पे है। हाँ। अब डॉक्यूमेंट अंडा हो सकता है 8 रुपए का ही हो, मिलता 15-20 रुपए का। ये वो शेप के साथ याद है वो वाला। अभी दोबारा कल हो गया। अच्छा, अभी दोबारा कल मैं चिकन लेने गया, मैंने उससे पूछा भैया चिकन कितने के? उसने कहा 380 रुपए की। मैंने कहा है अभी भी 214 रुपए रेट है, दे तू मुझे 380 रुपए की। किधर जा रहे हो भाई? मैंने नहीं ली उससे, मैंने नहीं लिया आपने। अच्छी बात है, आप फिर ऐसी दुकानों से ना लें, थोड़ा घूम लें, थोड़ी वॉक कर लें, थोड़ा अपने आप को मुश्किल में डालें। जहां मर्जी चले जाए 214 रुपए में नहीं मिला आपको, तब मिलेगी जब आपके साथ कमिश्नर कराची या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होंगे। अच्छा, मुझे लगता है अब शहरियों को क्या करना चाहिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट जो सिंध गवर्नमेंट है या कमिश्नर जो है अगर नहीं कोई स्टेप उठा रहे, आप फौरन लाइव चले जाएं। बढ़ते हैं आगे, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। कोविड-19 सेकंड वेव इस वक्त है पाकिस्तान में। स्कूल बंद होंगे या नहीं, बैठक लगेगी जनाब 11 बजे। बैन सूबाई वज़राए तालीम इस मीटिंग में स्कूल्स बंद करने या ना करने से मुताल्लिक फैसला करेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद पहले ही 25 नवंबर से स्कूल बंद करने की सिफारिश कर चुके, तहम उन्होंने ये ज़रूर ट्वीट की है कि इंतज़ार कीजिए, 12:30 बजे वो अनाउंस करेंगे कि होने क्या जा रहा है। मुराद राज साहब वज़ीर तालीम पंजाब, उन्होंने इससे मुताल्लिक पहले ही कहा है कि वो हामी तो नहीं है, लेकिन अगर स्कूल बंद करने का फैसला होता है तो फिर वो सिफारिश करेंगे कि मॉल्स में, पार्क्स में, हर जगह पर बच्चों के जाने पर पाबंदी हो। बलूचिस्तान में ऑलरेडी स्कूल्स बंद हैं, यानी इस वक्त जब सेकेंड वेव है तो उसमें ज़ाहिर है हम सबका कंसर्न है कि बच्चे मुतासर ना हो, क्योंकि अगर ये कहा जाए कि बच्चे मुतासर नहीं होते तो ये गलत है। बच्चे मुतासर खुद भी होते हैं और बच्चे मुतासर करते भी हैं, वालिदैन को भी करते हैं। yes. क्योंकि जाहिर सी बात है, बच्चे जब बाहर खेल के आएंगे, घर में आएंगे, तो सबसे ज्यादा घर वाले ही मुतासिर होंगे। एनसीओसी की सिफारिशात पर क्या फैसला होगा, सबको इंतजार है इस चीज़ का। और खुसूसन मुझे लगता है बच्चे अभी से ना टीवी लगा के बैठ के होंगे, बच्चों की भी बैठक लगी हुई होगी घर पे। और वही जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि बच्चों को आज मंडे का ज़्यादा इंतजार है। जब हमने कल वालिदैन से बात की तो वालिदैन ज़्यादा मेजॉरिटी जो पेरेंट्स की थी वो ये कहती कि स्कूल बंद हो जाने चाहिए। लेकिन इसमें महक बात यह है कि पंजाब, केपी
और वफाकी हुकूमत ये तो शायद बंद करने का फैसला कर चुके हैं, बलोचिस्तान ऑलरेडी कर चुके हैं। सिंध हुकूमत इस बारे में तसब्बुब का शिकार है और उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि हम विंटर वेकेशंस देने के भी हामी नहीं है और हम स्कूल्स बंद नहीं करेंगे। लेकिन फिर आपको एसओपीज ऐसे बनाने चाहिए ना। महक एसओपीज पर तो हम बात इसलिए भी नहीं करते कि एसओपीज फॉलो हो रहे हैं स्कूल में, बट द थिंग इज कि सिंध हुकूमत ने सबसे पहले लॉकडाउन किया था जब कोरोना केसेस आए थे, वो पहली लहर में। और अब जब सेकंड वेव है तो अब फैसला करने में ताखीर क्यों? और अब ज्यादा सिचुएशन खराब है, तो अब मेरे ख्याल से सिंध हुकूमत जो है वो इस चीज को पहले ही नाफिज करके फिर से एग्जांपल सेट एग्जैक्टली करना चाहिए। वालिदैन इस मौजूदा सूरत हाल को कैसे देखते हैं? क्या वो अपने बच्चों को इस वक्त स्कूल भेजना चाहते हैं या कि वो ये राय रखते हैं कि स्कूल ना जाएं, फिजिकली क्लासेस ना हो बल्कि ऑनलाइन क्लासेस हो, यानी छुट्टी ना हो, तालीमी निज़ाम मुअत्तल ना हो, ऑनलाइन सिस्टम चलता रहे? वालिदैन की राय इकट्ठी करने के लिए महक भी गई फील्ड में, मुख्तलिफ शहरों से भी हमने सूरत हाल जानी है। पहले आपको दिखाते हैं कि महक ने जिन पेरेंट्स से बात की उनकी राय क्या है। जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की मशहूर और मारूफ मार्केट में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त दुकानें खुली हैं, आवाम शॉपिंग कर रही है, लेकिन क्या एसओपीज़ का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं? एनसीओसी का हम इजलास होना है 23 नवंबर को, इस चीज़ का फैसला होना है कि आया तालीमी इदारे मुल्क भर के बंद किए जाएं या फिर नहीं, या फिर समर या विंटर वेकेशंस के हवाले से भी अहम बातचीत सामने आएगी। तो वालिदैन इस हवाले से क्या राय रखते हैं? क्या वालिदैन इस चीज़ पे इत्तफाक करते हैं कि स्कूल बंद हो जाएं? जी, तो एक शहरी के साथ में मौजूद हूँ, इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएगा कि आपके बच्चे हैं? जी माशाल्लाह से हैं। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। 4 बच्चे स्कूल जाते हैं? स्कूल में नहीं है, यूनिवर्सिटी में और कॉलेज। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज को बंद करने के हवाले से बात हो रही है, आप इत्तफाक करते हैं बंद होने चाहिए? जी फ़ौरन बंद कर देने चाहिए। क्या वजह? मेरी बेटी फर्स्ट ईयर में कॉलेज में जा रही है, लेकिन ये कि वो हफ्ते में 2 दिन बुलाते हैं। अभी एग्ज़ाम लिए और एग्ज़ाम लेते हुए कहने लगे मास्क नीचे कर दीजिए, बिकॉज उनको लग रहा है कि बच्चे बातें करेंगे आपस में। गवर्नमेंट कह रही है कि हम नहीं बंद करते और हम ऐसे ही सिस्टम चलाएंगे, तो फिर अगर बच्चे बीमार होंगे तो फिर गवर्नमेंट हमें पैसे देगी, अगर वो देगी तो सर आंखों पे खोल दें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं। चले, आपकी नवासी है, चले नवासी से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्कूल जाती हो? जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7 में पढ़ती हो। स्कूल में सब इसको फॉलो किया जा रहा है? बहुत कम। मार्केट में घूमते घूमते एक और बच्ची मुझे मिल गई, मैंने कहा इससे पूछते हैं कि ये क्या सोच रही है, ये क्या चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, स्कूल बंद होने की बातें हो रही हैं, आप चाहती स्कूल बंद हो जाए? नहीं। क्यों? भाई ऑनलाइन क्लासेस में इतना मज़ा नहीं आता जितना ऑन साइड मज़ा आता है, स्मूथ लेक्चर्स चलने होते हैं। अच्छा, तो स्कूल में एसओपीज़ फॉलो किए जा रहे हैं? जी। अच्छा, सब बच्चे मास्क पहन के आते हैं? जी जी। तो फिर जो गवर्नमेंट हमारी है, जो हमारे अंकल्स बैठे हुए हैं वजारत में, उनसे कुछ कहें कि आप स्कूल ना बंद करें? स्कूल नहीं बंद करें, लेकिन एसओपीज़ का ध्यान रखें कि कोई बच्चा बगैर मास्क के ना आए स्कूल में, अगर आए भी तो उसको पनिशमेंट या स्कूल से भेज दें। और हमारे पब्लिक में भी ज़रा एसओपीज़ का ध्यान रखें। पब्लिक में नहीं है? नहीं। ज़्यादा आवाम नहीं पहन रही मास्क? नहीं। अच्छा, तो पब्लिक को भी ख्याल रखना चाहिए। जी। पढ़ाकू बच्ची वही कह रही है कि स्कूल जाना, स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। और आगे चलते हैं और भी माँ बाप से बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि बच्चे क्या कह रहे हैं। मुझे ये बताएं, पहले मैं आपको दादाजी कहूँ नाना जी? जो मर्जी चाहिए। मैं आपको दादाजी कहूँगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्चों के स्कूल बंद होने की बातें हो रही हैं, आपको लगता है स्कूल बंद होने चाहिए? नहीं, देखिए बेहतर तो ये है कि अल्लाह ताला जो है ना सबकी हिफाजत करे पूरी दुनिया में, ठीक है ना। बाकी हमारी जो जीत है तो हमने कोई माइक्रो लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन से नहीं हुआ, हमारा तवक्कुल अल्लाह पे था। बिल्कुल ऐसे। तो अभी भी तवक्कुल अल्लाह पे हो तो फिर जो है वो इंशाल्लाह ताला कोरोना क्या इससे बड़ी भी आफत आएगी तो हम तवक्कुल अल्लाह होंगे तो जीत जाएंगे। अगर सिर्फ सिंध गवर्नमेंट ये कहती है कि हम स्कूल नहीं बंद करें, बाकी सूबे जो है वो बंद कर देते हैं, फिर? देखिए, हर गवर्नमेंट का और हर सूबे का ये अपना फ़ैसला होगा, और जो जिस सूबे के रिहायशी लोग हैं उन्हें उसी गवर्नमेंट का फ़ैसला मानना होगा जो वहाँ की हुकूमत फ़ैसला करेगी। लेकिन अगर बाकी गवर्नमेंट्स कर रही हैं तो उनका भी कोई फ्रेम ऑफ माइंड में कुछ चीज़ होगी जिसकी वजह से वो बंद करना चाह रहे हैं, और सिंध गवर्नमेंट अगर नहीं करना चाह रही तो उनका भी कोई ऑब्जेक्टिव होगा। तो वी शुड फाइंड आउट कि रीज़न क्या है कि क्यों नहीं करना चाह रहे। और आपको लगता है स्कूल बंद कर देना हल है, शादी हॉल्स बंद कर देना हल है? मेरा ख्याल है ये कोई भी परमानेंट हल नहीं है, लेकिन प्रॉपर एसओपीज़ वाकई हल है, और ज़िंदगी अगर मामूल के मुताबिक चलती रहे और लोग एहतियात करें तो शायद लॉन्ग रन में यही हल होगा, इसके अलावा और कोई हल नहीं। और वैक्सीन है,
वो जब आएगी और कितनों को मिलेगी, किस कीमत पर मिलेगी, ये भी एक सवाल है। तो हम उस वक्त तक जो वैक्सीन्स मौजूद हैं मुल्क में उसका इस्तेमाल करें, एहतियाती तदाबीर करें और अपनी सेहत को बेहतर करें और काम ज़रूर करें, लेकिन बेजा बाहर ना निकलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जो यहाँ पे ख़वातीन हैं, जो यहाँ पे मर्द हजरात हैं, जो माँ बाप हैं, जो बच्चे हैं, उनकी राय हमने आप तक पहुँचाई। कोई कह रहे कि स्कूल बंद होने चाहिए, कोई कह रहा नहीं होने चाहिए, SOPs को यहाँ पर सख्त कर दिया जाए। तो ये तो कराची की सूरत हाल थी, ये हमने आपको कराची की एक मार्केट की सूरत हाल बताई। इस्लामाबाद चलते हैं, वफाकी दारुल हुकूमत के जो लोग हैं वो क्या राय रखते हैं वो सुनते हैं। आ जाएँ तो इस्लामाबाद का रुख करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर मामूलाते जिंदगी पर असरअंदाज होने लगी। ऐसे में तालीमी इदारे बंद होने चाहिए या नहीं, वालिदैन इस पर क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। बीन अ मदर, मेरी बेटी जो है स्कूल जा रही हैं और कोविड की वजह से मैंने उन्हें स्कूल से अभी फ़िलहाल रोक दिया है क्योंकि SOPs का थोड़ा सा इशू है। अगर SOPs को प्रॉपरली फॉलो किया जाए तो स्कूल्स को ओपन होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा कोरोना वापस आ गया है और केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, डेथ्स भी ज़्यादा हो रही हैं। डर लगता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो उनका और बच्चों के साथ कांटेक्ट होता होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग आई डोंट थिंक लोग करते हैं अभी भी। बच्चों का बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, ऑलमोस्ट एक ईयर पूरा हम लोगों का वेस्ट हो चुका है बच्चों का। मेरे ख्याल में तो स्कूल ऑन होना चाहिए, बल्कि बेहतर ये कि दोनों ऑप्शंस देने चाहिए। जो पेरेंट्स लाइव भेजना चाहते हैं वो लाइव भेज दें, जो ऑनलाइन करवाना चाहते हैं ऑनलाइन करवा दें। वालिदैन खुद गुमागू की कैफियत में हैं। कुछ के ख्याल में तालीमी इदारे बंद होने चाहिए, जबकि कुछ की राय में हुकूमत कोई ऐसा रास्ता निकाले कि दर्सो तदरीस का सिलसिला चलता रहे। इसी हवाले से जिंदा दिलाने लाहौर की क्या राय है, अपने साथी रिपोर्टर से जानते हैं। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की सूरत हाल आपने जानी। लाहौर की क्या सूरत हाल है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं या वो चाहते हैं कि कोरोना के बायस जो है उनके बच्चों को महफूज रखा जाए, स्कूल जो है वो बंद कर दिए जाएं। गवर्नमेंट भी अभी कुछ ही देर में इसके लिए फैसला करेगी कि स्कूलों को जो है वो बच्चों के लिए मजीद खोला रखा जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। तो वालिदैन की क्या राय है उन्हीं से जानते हैं। स्कूल बंद बिल्कुल होने चाहिए, अब तो लाजमी होने चाहिए। एहतियात करनी चाहिए, माँ बाप को भी एहतियात करनी चाहिए इसके बारे में। अब बच्चों की पढ़ाई ज़रूर होनी चाहिए, पहले बड़ा नुकसान हो चुका है तो ये लाजमी कंटिन्यू होनी चाहिए स्टडी। बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है, स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, कुछ मेंटेन करके स्कूलों को रेगुलर होना चाहिए। SOPs का ख्याल रखें और जो है आगे बाहर भी तो निकल रहे हैं ना बच्चे, तो छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने लाहौर के वालिदैन की राय जानी। तो लोगों ने जो है वो मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उनके मुताबिक जो है वो कुछ वालिदैन जो है वो ये चाहते हैं कि स्कूल बंद कर दिए जाएं और कुछ वालिदैन ये चाहते हैं कि बच्चों का तालीमी सफ़र जो है वो इसी तरह जारी रहे ताकि उनका जो तालीम का हर्ज हुआ है वो ना हो। लेकिन यकीनन हतमी फैसला जो है वो गवर्नमेंट ही करेगी और वो ही बताएगी कि मज़ीद जो है वो स्कूल खुले रखे जाएंगे या बच्चों को जो है वो कुछ देर के लिए मज़ीद ब्रेक दिया जाएगा। तो अभी हम कोयटा की तरफ चलते हैं, वहाँ की सूरत हाल जानते हैं कि वहाँ के वालिदैन क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद बलूचिस्तान में भी हालात जो हैं वो संजीदा हैं। 45 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद बलूचिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद जो है वो 16,744 तक पहुंच चुकी है, जिनमें बड़ी तादाद जो है वो बच्चों की भी शामिल है। इन हालात में वालिदैन को अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, वालिदैन क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चों को स्कूल ना भेजना चाहिए क्योंकि वायरस बहुत फैल चुका है, ये हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन केसेस बहुत ज़्यादा हो गए। तो ऊपर से सर्दी भी कोयटा में बहुत ज़्यादा हो गई है, गैस का भी बहुत प्रॉब्लम है। तो बच्चों को मैं तो कहता हूँ कि स्कूल ना भेजें। मुझे तो ये फील होता है कि मौसम के लिहाज से बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए इस वक्त, क्योंकि सर्दियाँ भी ज़्यादा है, नज़ला ज़ुकाम वगैरह भी ज़्यादा होता है और फिर पता नहीं चलता पेरेंट्स को भी कि आया या कोरोना है या नज़ला ज़ुकाम वगैरह है।
अजी, जैसा कि आपने सुना कि वालिदैन का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर तेज़ी से अपने पंजे गाड़ रही है और ये लहर इसी तेज़ी से बच्चों को मुतासिर भी कर सकती है। ऐसे में सूबाई हुकूमत को स्कूल बंद कर देने चाहिए। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, क्वेटा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कोरोना आने के बाद हमने देखा कि बहुत से लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स का नाम कोरोना पर रखने की कोशिश की ताकि शायद उनका कारोबार चमक जाए, लेकिन जिसने पहले से नाम रखा था कोरोना, उसका कारोबार जरूर चमका। खबर है भारत से, केरला यहाँ से ताल्लुक रखने वाले इस कारोबारी शख्स ने 7 साल पहले अपनी दुकान का नाम रखा था कोरोना, और अब इस वबा यानी कोरोना वायरस के दौरान इसकी दुकान की फरोख्त अचानक बढ़ गई है। अच्छी बात है ना। हाँ, उसकी तो चांदी हुई है। उसकी तो चांदी हुई है। और अब मुझे लगता है इसको देख के बहुत सारे लोग और भी अब जो मर्जी कर लें, उसका आइडिया हिट हो गया। अच्छा, ऐसी हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे हमने देखा कि हमारे यहाँ जो ड्रामा बहुत इन हुआ था उसमें हलीमे सुल्तान बिरयानी भी आई थी। खैर आगे बढ़ते हैं। उसमें लिखा था हलीमे सुल्तान के अपने हाथ का जायका बनता मुझे है जी किथों। ये बहुत बड़ा झूठ था। क्योंकि हीरो से मुताल्लिक तो ये हम सुनते आए थे कि वो कार्बन पर जब बहुत प्रेशर पड़ता तो फिर हीरा बनता, लेकिन उन्होंने कमरे में बनाए हैं 2 किस्म के हीरे। दर्जा हरारत नॉर्मल रूम टेम्परेचर, लेकिन वहाँ पर प्रेशर का इस्तेमाल किया गया। 2 किस्म के हीरे बनाए गए। एक ऐसा है जो ज्वेलरी में इस्तेमाल होने वालों की हीरो की तरह है, बिल्कुल उसकी कॉपी है, जबकि हीरे की दूसरी किस्म वो है जो शहाबी पत्थर के गिरने वाली जगह पर पाया जाता है। उसके गिरने की वजह से जो वहाँ पर एटमॉस्फेयर बन जाता है, उसकी वजह से जब डायमंड बनता है तो ये उस तरह का डायमंड है। अभी बहुत से लोग घर में ना शुरू कर दें ट्राई करना। इतना भी आसान नहीं होगा, वो मतलब प्रेशर देना इतना इजी नहीं होगा। चलें जी, वापस से हम एक दफ़ा फिर से कोरोना की बात कर लेते हैं। बार बार हम इसलिए इस चीज़ को याद आपको दिलवाते हैं कि प्लीज़ एहतियात करें। मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर तबाही फैला रही है और केसेस की शरह में रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि इजाफा भी हो रहा है। वज़ीर आज़म भी इस बात का बारहा इजहार कर चुके हैं कि अगर यही सूरत हाल रही तो हुकूमत दोबारा से लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएगी। और जैसा कि हमने अपने इंट्रो में भी कहा कि वज़ीर आज़म कभी भी इस चीज़ के में हामी नज़र नहीं आए कि मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया जाए, लेकिन हालात जब इंसान को मजबूर कर देते तो ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। वज़ीर आला सिंध की अगर बात करें तो उन्होंने लॉकडाउन से मुताल्लिक एक बड़ी दिलचस्प बात की है। वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन होता है या नहीं होता, ये स्मार्ट, ब्यूटीफुल, हैंडसम लॉकडाउन क्या होता है भला। उन्होंने ये सवाल किया। ये बयानात और सवालात अपनी जगह, लेकिन हकायक ये हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं। उसमें अगर आपको सिर्फ स्मार्ट भी करना चाहे, ब्यूटीफुल भी करना चाहे, हैंडसम भी लॉकडाउन करना चाहे, आप कर दें, क्योंकि ये अवाम की बेहतरी है ना। अवाम की बाकी मुल्क कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं कर रहे। मुल्क में केसेस का ट्रांसमिशन रेट इस वक्त 6% है, तो सिर्फ सिंध में अगर हम देखें तो दूसरी लहर के दौरान यही ट्रांसमिशन रेट 9.6% है। और अगर हम सिर्फ पिछले दिनों की बात करें तो एक दिन के दौरान मुल्क भर में 2665 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें सिर्फ 1199 ऐसे हैं जो केसेस सिंध से रिपोर्ट से। और एक दिन में अमवात 59 रिपोर्ट हुई हैं, तो सिर्फ सिंध में 17 अफराद इस वायरस के बायस जिंदगी की बाजी हार बैठे हैं। ऐसे में अगर संजीदा इकदामात के बजाय सिर्फ अगर हम बयानबाजी से काम लेंगे तो ये गवर्नमेंट के लिए, जो कि सूबाई गवर्नमेंट है, उसके लिए तो बुरा होगा ही होगा। आप अपनी आवाम से दुश्मनी निकाल रहे हो और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोरोना से मुतालिक जो अदादो शुमार आपने जाने हैं उसी पर बात करते हैं शहरियों की। वो इस वायरस को कितनी संजीदगी से ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, सरपरस्ते आला यानी कि जब सूबाई गवर्नमेंट इस चीज़ को उस तरीके से नाफिजुल अमल नहीं करवाएगी जिस तरीके से होना चाहिए, तो फिर अवाम बेएहतियाती की जानिब बढ़ेगी। मास्क का इस्तेमाल किस हद तक किया जा रहा है और अवाम कितने सीरियस है। जब शुएब गए फील्ड में तो उन्होंने क्या देखा, अवाम की राय क्या थी, आइए आपको हम दिखाते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर है। रोजाना की बुनियाद पर हम देखते हैं केसेस में इजाफा हो रहा है। ऐसे में जब एक बात रोजाना कही जा रही हो कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए, 6 फुट का फासला रखिए, तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि जो हालत अस्पतालों की जून में थी, इस वक्त पाकिस्तान में अस्पतालों की फिर से वही हालत है। हालांकि अभी हमने कोरोना की इस दूसरी लहर में पीक को टच नहीं किया, हम अभी पीक से बहुत दूर हैं, लेकिन क्या हम एहतियात कर रहे हैं? आइए देखते हैं। ये बताएं, कोरोना वायरस से बचने के लिए आपने क्या किया? हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया हमने। कोई एहतियात की? हाँ, वो एहतियात की। क्या? ये क्या नाम है, मास्क वास्क लगाया। ये तो आपने मेरे से बात करते उतार दिया। उतार दिया कोई जड़ी बूटियों का कहवा पिया? हाँ, ये सब पिया था। हाँ, स्टीम ली थी। हाँ। अच्छा, यानी सब कुछ किया, दवाइयाँ शवाइयाँ ली, सारी एहतियात की। हाँ। लेकिन एक काम नहीं किया। क्या? मास्क नहीं पहना। मास्क बस मास्क गलती कर रहे हैं मास्क ना पहन के। हाँ, अभी सही है।
ये बताएं सर मुझे कि बच्चे भी साथ हैं माशाल्लाह, ख़वातीन भी साथ हैं, पूरी फैमिली के साथ घूमने फिरने आए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर है, आपने कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या एहतियातें अब तक की हैं? कोई स्टीम आपने ली हो, कहवा पिया हो, कोई दवाई ली हो? नहीं सर, दवाई तो नहीं, लेकिन सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। मास्क तो नहीं पहना आपने? अभी उतार दिए। क्यों? बस अंदर थक जाता है इंसान सर पहन नाक। जी चले ये माँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र। माँ जी मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है बड़े बूढ़े जो होते हैं ना बड़े एहतियात करते हैं, बड़े टोटके बताते हैं, कहवा पी लो, स्टीम ले लो। हम लोग सना का कहवा बना के पीते हैं, लौंग का, दालचीनी का, रोज कहवा पीते हैं। और क्या क्या पीते हैं? बस लौंग का कहवा पीते हैं, गर्म पानी का रोज। जी। और क्या एहतियात करते हैं? और हम अपने घर में सैनिटाइजर रखे, बार बार हाथ धोते हैं। अच्छा। मास्क में पहन ही नहीं, इसलिए मेरा मुंह जलता है, मैंने अभी उतार के फेंक दिया। अच्छा, मास्क नहीं पहनती, कहवे पी लेती हैं, क्यों माँ जी? मास्क है ये, बस अपना मुंह छुपा लूंगी ये, इससे तो नहीं बचेगा बेटा। जब मौत आई अल्लाह की तरफ से, वो नहीं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि वैसे पहले मुझे बताएं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जब हम चीज़ें सुनते आए, कोई एहतियात की, कोई कहवा पिया हो, कुछ किया हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फुल टाइम हम जब भी थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ धोते हैं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं, मास्क फुल टाइम नहीं लगाते, लेकिन जब जब ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर लगाते हैं। जब भीड़ में जाएं, हजूम में जाएं तो पहनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूरत नहीं पे ज़रूर पहनते हैं। अब जाहिर सी बात है, हम थोड़ा फ्री होने के लिए हमने उतारा था, थक गए थे फुल टाइम पहन के, तो अब हम अपनी गाड़ी में बैठने लगे तो हमने उतार लिया इस वजह से। वैसे अंदर गए थे मज़ारे कैद तो पहना था? जी बिल्कुल पहना था, बिल्कुल। उसके बगैर तो सख्ती थी, जाहिर सी बात है, छोड़ते ही नहीं है। यानी जहाँ सख्ती वहाँ पहनना है? नहीं नहीं, वहाँ नहीं पहनना, अपनी एहतियात के लिए भी पहनना है। ये तो हमारी ज़ाहिर है, हमने खुद एहतियात करनी है, तो बाकी लोग भी करेंगे। कोरोना वायरस से बचने के लिए आपने कोई कहवा पिया हो, कोई एहतियात की हो, कोई दवाई खाई हो? नहीं, बस ये कि मास्क वगैरह इस्तेमाल ज़्यादा किया है और सैनिटाइजर का। सैनिटाइजर यूज किया है? जी। तो मास्क अभी तो नहीं है, तो अभी बच्चे को उठाया होना इस वजह। मास्क तो पहन लेंगी? जी पहने रखेंगी। बड़ा सस्ता सा मास्क पहनिए। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। यार मुझे ये बताएं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कोई एहतियात, कोई कहवा पिया हो, कोई दवाई खाई हो, कुछ किया हो? मास्क रखा हुआ है हमने अपने पास। अच्छा, वो जेब में रखने से, मास्क रखने से कोरोना वायरस गया? डरता है वो। जेब में रखेंगे मास्क, कोरोना वायरस गया? चले जाएगा, डरता है ना। अच्छा, जो पता है मास्क से जेब में। मास्क से डरता है, यानी मुंह पे नहीं लगाएंगे। हाँ। अच्छा, ये बड़ी ये नई बात बताइए भाईजान ने कि मास्क जेब में होगा, कोरोना वायरस भाग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मास्क आपने ऐसे लगाया हुआ, इससे क्या होगा? ये बात ऐसी शो के लिए लगा हुआ। शौकिया लगाया हुआ? जी। कहीं जाते हो तो ज़ाहिर है अंदर जाने नहीं देते इसलिए? जी जी। अच्छा, वैसे नहीं लगाते? नहीं। कोई एहतियात नहीं की? नहीं। कोई कावा शावा पिया घर में? जी। अच्छा, कावे पी रहे हो लेकिन मास्क नहीं लगा रहे हो? वो खांसी की वजह से पी रहे। अच्छा, खांसी हो तो कावा पी लेते हो, मास्क नहीं लगाते हो? नहीं। क्यों? ऐसी क्या है, करो घर में कोई कहता भी नहीं मास्क लगाओ? कोरोना है ही नहीं तो कहाँ से लगाएंगे? लो भाई, कोरोना नहीं है पे हाथ रख के बताएं, क्या हम बेएहतियाती नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। गलती कर रहे हैं? जी बिल्कुल। हमारे अस्पतालों के हालात क्या हम जानते हैं? जी बिल्कुल। बेएहतियाती क्यों कर रहे हैं? बस इसी तरह, अब बस माहौल ऐसे, बस अभी खुले माहौल पे रुका हुआ होता, मास्क लगाना लाजमी है। वैसे मास्क थोड़ी के नीचे नहीं लगाते? बिल्कुल, ये अभी बस पार्किंग में जा रहा था तो इस वजह से लगा लिया। तो वैसे कोई एहतियात करते हैं? बिल्कुल 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 एहतियात करता हूँ, सैनिटाइजर यूज़ करता हूँ। ठीक है, नहीं गाड़ी में मौजूद है। मास्क लाजमी लगाना है। मास्क अगर हम नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कोरोना वायरस का फैलाव हम रोक नहीं पाएंगे। याद रखिए, कोरोना जानलेवा बीमारी है। ये बात हम रोज़ाना इसलिए करते हैं क्योंकि इस वक्त नवंबर का महीना भी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हमारे अस्पतालों में रश है, लोग वेंटिलेटर्स पर हैं, और ऐसे में अगर अस्पताल ये दबाव बर्दाश्त ना कर सके तो हम अपने प्यारे फिर से खोएंगे जो हमने कोरोना की पहली लहर में खोए। तो वादा कीजिए खुद से, वादा कीजिए अपने आप से कि एहतियात करनी है, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर नहीं निकलना, जहाँ पर जाना ज़रूरी है वहाँ मास्क लगा कर जाइए। ये मास्क महंगा नहीं, टोटके कर लेते हैं, कावे पी लेते हैं, कौन कौन से कावे हमने नहीं छोड़े, कौन कौन सी एहतियात हमने कर ली, जो सुना वो कर लिया। 3-4 रुपए का एक मास्क मिलता है, ये लगा लेंगे तो कोरोना वायरस का फैलाव बहुत कम हो जाएगा। शहर कायद की सूरत हाल और अब बात करते हैं सनती शहर की। जानते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है, क्या मास्क का इस्तेमाल हो रहा है या फिर अवाम वहाँ पर बेहतियाती करिए। यूसुफ चीमा हमें अपडेट करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, मगर शहरी एहतियात करने को तैयार नहीं। कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद शहरी मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। वो तस्वीर खींचने के बाद लगाऊंगा ना, अभी तस्वीर तो खींच लेना यहाँ की, फैसलाबाद आए हैं घंटे घर की। मेरा मास्क गिर गया मोटरसाइकिल से,
पॉकेट में डाला था, यहाँ से गिर गया, इंशाल्लाह लेके फिर दोबारा लगाता हूँ। कितना इशू है नहीं जितना इमरान खान ने उठाया हुआ है। मास्क लगा रहे हैं, बस अभी नहीं लगाया। क्यों? बस भूल गया हूँ लगाना। वो हम ये कर लेते हैं निकाब इसलिए। किसी को सांस में दुश्वारी का बहाना तो कोई मास्क जेब में लेकर घूम रहा है। शहरियों की जानब से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी आने वाले वक्त में खतरे की घंटी बजा रही है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। ये तो बात थी फैसलाबाद की। अब ज़रा जिक्र मुल्तान के करते हैं। यहाँ पर अब तक 230 अफराद कोरोना से मुतासर हुए, कोरोना का शिकार हुए, लेकिन अब भी शहरी एहतियात नहीं कर रहे, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, भीड़ में जाने से गुरेज नहीं कर रहे। मुल्तान की सूरत हाल क्या है, हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ बलोच। कोरोना वायरस की दूसरी लहर जानलेवा साबित हो रही है, लेकिन मास्क में दीगर SOP पर शहरी अमल दरामद नहीं कर रहे। इसकी आखिर क्या वजह, आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। लोग कहते हैं आप मुंह छिपा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन जो कोरोना वायरस है वो वाकई हकीकत है। ये लोग नहीं करते, वो अपनी जान पे जुल्म कर रहे हैं। आपने क्यों नहीं पहना मास्क? बस मैंने अभी पहना था, खत्म बता रहा है। गांव से आए हैं, उधर हमें ये इंस्ट्रक्शन भी नहीं दी जाती भी मास्क लगा के रखें। इधर शहर में आया, यहाँ भी पाबंदी नहीं है। ये मास्क, ये देखेंगे, ये मास्क लग गया ना। अब ये मास्क लगाएं, पैसे खर्च करेंगे, तकरीबन एक दिन भी नहीं इस्तेमाल होता। हुकूमत बहुत अच्छा कर रही है कि हम लोगों को मास्क की ताकीद बार बार कर रही है, लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हम करते ही नहीं बिल्कुल मास्क इस्तेमाल। इस वजह से हम लोग बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। कोरोना वायरस के मुसलसल फैलाव के बावजूद मुल्तान के बाज़ारों में शहरी बिना मास्क के घूम फिर रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया भी मास्क को यकीनी बनाने के लिए किसी किस्म के इकदाम नहीं उठा रही। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। और मास्क का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? मास्क का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ पर करना नागुज़ीर होता है। यानी स्कूल दाखिल हो रहे हैं, मास्क के बगैर नहीं जा सकते, मास्क पहन लेंगे। मॉल जाना है, मास्क के बगैर नहीं जा सकते, पहन लेंगे। वो इलाके, वो जगह जहाँ पर मास्क के बगैर जा नहीं सकते वहाँ तो पहन लेंगे, लेकिन जहाँ सख्ती है वहाँ आप जो है वो बिल्कुल ठीक है, जा सकती नहीं है, वहाँ आप अपनी मनमानियाँ करें। और ये मनमानियाँ महंगी भी पड़ सकती हैं, महंगी पड़ रही हैं। और फिर हुकूमत जो है इस पे जाहिर सी बात है जब फैसले लेती है तो फिर तनकीद का सामना होता है। और अब आपको मिलवाएंगे एक ऐसी बाहिम्मत बहादुर से जिन्होंने ये सोचा कि वो खुद मैदान में उतरेंगी, खुद कमाएंगी, किसी पे डिपेंड नहीं करेंगी। कराची जैसे शहर में फास्ट फूड का स्टॉल उन्होंने लगाया और उन्होंने ये बताया कि औरत किसी से पीछे नहीं है, औरत की हिम्मत किसी से कम नहीं है। औरत अगर कुछ करना चाहे तो वो कर सकती है। उसकी हिम्मत, उसकी लगन, उसका जज्बा दूसरों को पैगाम देता है, पूरे मुआशरे को पैगाम देता है कि औरत किसी से पीछे नहीं है। फ़ाइज़ा अली ने हमें ज्वाइन किया आज। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइज़ा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जो फूड स्टॉल लगाया है सोशल मीडिया पे, उसकी धूम मची हुई है, ये ख्याल कैसे आया? ख्याल तो नहीं आया, मगर बस ऐसे देखकर, हालातों को देखकर मैंने कहा अपना सेंटर होना चाहिए। अच्छा, मतलब हालात ने मजबूर किया। तो ये फैसला आपने कितने अरसे पहले किया कि अच्छा मैंने जो है वो एक फ़ास्ट फूड का स्टॉल लगाना है और मैंने अब खुद जो कमाना है, किसी पे मैंने अब डिपेंड नहीं करना? बस यही लॉकडाउन के दौरान थोड़ा सा हमारी गवर्नमेंट, मेरी शौहर की जॉब है, तो फिर मैंने कहा मैं खुद भी खड़ी हूँ उनके साथ, बाकदम शौहर का सहारा बना। मैंने कहा साथ खड़े होकर उनके साथ चलूं तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस लॉकडाउन के लिहाज से देखकर मैंने कहा करते हैं और कुछ नहीं। मेरी शौहर ने भी मेरा साथ दिया। अच्छा, मुझे बताएं आपके स्टॉल पे कितने किस्म के खाने होते हैं, क्या क्या मिलता है? क्योंकि मुझे खाने खुद बड़े पसंद है, तो इसलिए मैंने ये पूछना बहुत ज़रूरी समझा कि कौन कौन से खाने मिलते हैं, क्या क्या आइटम्स होती हैं? मेरे पास आता है निमका है, गोला गंडा भी है अभी, और बन कबाब रखा हुआ है हम लोगों ने, अंडा और सादे वाला, और उसके अलावा फ्रेंच फ्राइज़ है, चाय है, चबली कबाब है, पराठे हैं सारे, जिसमें चिकन पराठा, आलू पराठा हो गया, कीमा पराठा हो गया, ये सारे रखे हुए हैं। और इसके अलावा मेरे पास जिंगर बर्गर है, ब्रोस्ट है, रोल हैं, सारे आइटम्स, जिंगर रोल्स भी मेरे पास सारे हैं, नगेट्स हैं, ये सारे आइटम्स मैंने रखे हुए हैं। मतलब आसानी से एक औरत जो है वो कर सकती है, कमा सकती है आसानी से, ये करके जो भी है कर सकती है। अच्छा फ़ाइज़ा, मुझे बताएं कि आपने इतनी सारी चीज़ों के नाम लिए, तो ये जो रेट्स हैं वो हमें बाकी स्टॉल्स जैसे ही मिलेंगे, थोड़े कम होंगे क्या? इसमें रेट्स का क्या है? रेट्स वही नॉर्मली रखे हैं मैंने, मार्केट जैसे हैं, मगर कुछ आइटम्स हैं जो बहुत
जैसे गरीब नहीं खा सकता, उस लिहाज से मैंने कम रखे हैं देखते हुए, क्योंकि आपने इस परेशानी को, इस तरह के वक्त को आपने खुद गुजारा, इसलिए आपको अंदाजा है। वही मैंने इन सब चीज़ों को मद्देनजर के कोई भी बासानी खा सके, इस लिहाज। अच्छा फ़ाइज़ा, मुझे एक और बात बताएं, एक औरत होने के नाते इस तरह से मर्दों के साथ बिल्कुल चलना, कंधे से कंधा मिला के चलना, कुछ मुश्किलात तो पेश आई होंगी, कुछ चैलेंजेस जो कि आपने फेस किए होंगे? सबसे बड़ी बात ये कि जब शौहर साथ देना तो सब कुछ हो जाता है। हाँ, ये तो है। लेकिन फिर भी लोगों के तासुरात, कोई कमेंट्स जो कि लोगों ने दिए हो या कहा हो कि फ़ाइज़ा तुम्हें ऐसे नहीं, ऐसे कर लेना चाहिए था, तुम ये भी काम कर सकती थी? नहीं, वो सब तो देते हैं, मगर जो खुद करने का दिल होता है ना, वो करना चाहिए। अच्छा, आपका दिल था कि आपने इस तरह से स्टॉल लगाना है? हाँ जी, मैंने सोचा था कि बस खुद अपनी शॉप खोल कर शॉप पर बैठूं और ये सब आइटम सारे चलाऊं, और इसमें मेरे बाहिम्मत मेरे शौहर जो है वो आपका सहारा बने, आपकी हिम्मत बने, आप उनका बाजू बने, खड़े हो गए। हाँ। मेरे साथ उन्होंने कहा कोई बात ही करते। अच्छा, मुझे बताएं टाइमिंग क्या होती है, कितने बजे स्टॉल शुरू होता है, कितने बजे तक रहता है? मेरा टाइमिंग सुबह मैं 12 बजे से बैठती हूँ और रात के 2 बजे तक मैं रहती हूँ। अच्छा, आप अकेली होती हैं, कोई हेल्पर भी साथ है? नहीं, कोई हेल्पर नहीं, मैं अकेले। तो जो ये आपने जितनी आइटम्स मुझे बताएंगे, घर से बना के ले आती हैं आप? नहीं, सब मैं वहीं पर सब। अच्छा, सब कुछ फ्रेश बन रहा होता है? सब कुछ रहता है, मैं फ्रेश करती हूँ। अच्छा, बच्चे हैं आपके? नहीं, मेरे बच्चे। अच्छा, बच्चे नहीं आपके, वरना फिर ज्यादा मुश्किल होती है आपको, ज्यादा मुश्किल हो जाती। अच्छा, जो जैसे कि फैमिली मेंबर्स है आपके, जैसे इन लॉज हो गए या अम्मा अब्बा हो गए, उनकी तरफ से कुछ कहा गया हो, उनकी तरफ से? मेरी वालिदा तो कोई भी नहीं है। अच्छा जी, और इसके अलावा मेरे सिर्फ शौहर हैं जो मेरे साथ खड़े। ठीक, फ़ाइज़ा से ये भी हम जानेंगे कि फ़ाइज़ा जो बाकी ख़वातीन हैं घर से निकल के काम करने की कोशिश करती हैं, कईयों को इजाज़त नहीं मिलती है, कई ख़वातीन ऐसी होती हैं कि उनके अंदर हिम्मत होती है लेकिन वो नहीं कर पाती हैं, कोई एक मैसेज देना चाहें आप ऐसी ख़वातीन? मैं उनके लिए यही मैसेज दूँगी कि आता है जो शौहर जो इतने शक्की और तो होते हैं ना कि नहीं आप बाहर निकलोगी तो इस तरह, उन सबको ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मगर आप अपने जब आप देख रहे हैं कि बीवी के अंदर इतना टैलेंट है तो उसे उसके साथ लेके चलें। और मैं वाइफ से भी यही कहूँगी जिनके पास कि वो शौहर के पास कोई ऐसा टैलेंट है तो उसके साथ बाहिम्मत होने के लिए खड़ी हों, और जो नहीं है अमीन, जो बेवा है या जो नहीं है, वो मैं उनसे यही कहूँगी अपनी फैमिली का सपोर्ट लेकर आगे चलें और पता खुद खड़ी हो। दुनिया तो बोलती रहेगी उसका क्या है, मगर आप अपने आप पे भरोसा रखिए और टैलेंट अपने अंदर देख कर और ख़ुद बाहिम्मत। लोग बोलते हैं, बोलने वाले बोलते हैं। अच्छा फ़ाइज़ा, मुझे बताएं जो आपका ये फूड सेंटर है ये कहाँ पर है और क्या कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी सेटिंग है कि लोग आ रहे हैं वहीं पर बैठ के खाएं, या बस ये कि बस आया और शख्स कोई आया ख़रीदा और बस चलता बना, या बैठ के खाने के लिए भी कोई अरेंजमेंट है? बैठने के लिए, खाने के लिए अरेंज किया हुआ मैंने, टेबल और कुर्सी रखी हुई है, वहाँ पे बैठकर भी खाते हैं लोग और कुछ पार्सल भी लेकर जाते हैं। और वाटर पंप से बैक साइड पे दस्तगीर के जावेद निहारी है, वहाँ पर मेरी अपनी शॉप है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी किसी ने आके आपको ये कहा कि आप ना इस डिश को थोड़ा सा ऐसे भी बना सकती हैं, थोड़ा सा आप इसको इस तरह से भी कर सकती हैं, बर्गर थोड़े ऐसे भी बना सकती हैं, ऐसा कभी हुआ किसी कस्टमर ने आके बहुत से लोग, हाँ अच्छा। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप इस तरह नहीं, इस तरह करें, ये नहीं है। फिर आप अमल करती हैं? नहीं, मैं कहती हूँ मेरा टेस्ट तो मेरा टेस्ट है मैं टेस्ट क्यों चेंज करूँ अपना। अच्छा, मैंने कहा सब अपने अपने टेस्ट के लिहाज से चलते हैं, मेरा जो टेस्ट शुरू से वही है जो मैं वही रखूँ। अच्छा, इतने लोगों को आपने जो है माशाल्लाह से आप मतलब आपका जो स्टोर है, जो आपका फूड पॉइंट है, वहाँ से खाना खाते लो, मियाँ ने कभी कोई शिकायत की आज तो भाई बेगम तुम्हारे हाथ की ये चीज़ अच्छी नहीं बनी थी? नहीं, आज तक उन्होंने कोई मेरे से शिकायत नहीं करी, उन्हें अलग अलग तरह के ही खाने के मिले। और आपके हस्बैंड भी उसी फूड पॉइंट पे आपके साथ मौजूद रहते हैं? जी, उन्हीं के, वो मेरे साथ ही रहते हैं और मेरे साथ हेल्प करवाते रहते हैं। अच्छा, मैं एक जगह मसरूफ़ हूँ तो वो दूसरी जगह सब्जियाँ काट लेते हैं, सब्जी वगैरह जो भी है XYZ सिखा दिया आपने कि शुरू से सीखे हुए थे? आहिस्ता आहिस्ता अभी सीख गए हैं, मगर और मज़ीद मतलब की चीज़। अच्छा फ़ाइज़ा, मुझे एक बात बताएं, जैसे हम पढ़ भी रहे हैं, हम लोगों को बताते भी हैं कि कोरोना फिर से फैलना शुरू हो गया, दूसरी लहर ज़्यादा ख़तरनाक है। खुदा न खास्ता अगर कारोबार बंद हो जाता है या इस तरह से कोई गवर्नमेंट स्टेप लेती है, फिर आपने कुछ सोचा है कि आपने अपने इस कारोबार को, इस काम को किस तरह से चलाना है, घर से या कुछ और कोई आइडिया हो? वही मैंने आपको बताया ना, लॉकडाउन में मैंने ये सब चीज़ें सोची थी कि ये फूड सेंटर खोलने का, मगर अब फिर से वही हालात पैदा हो रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ एक हुकूमत से भी कि कोई एक टाइम शेड्यूल ऐसा बना है जो
बंदा जिस टाइम कमाने का टाइम होता है ना, वो बंदा बंद करने का टाइम ना रखे तो ज़्यादा बेहतर है। ये कि कुछ चीज़ें हैं, बच्चों का भी बहुत ज़्यादा लॉस जिसमें हो रहा है पढ़ाई का, वो पढ़ाई का लॉस भी हमारी ही आने वाले जनरेशन में बहुत असर पड़ेगा उस चीज़ का। मगर ये कि हम जैसे पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि हर चीज़ का जो इस कोरोना के बारे में साथ खड़े हों। तो आप जब आपके स्टॉल पे आते हैं जब कस्टमर्स, तो आप उन्हें कहती हैं अगर मास्क नहीं पहना हुआ तो मैं कोई चीज़ नहीं दूंगी, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैं बोलती, बस ये कहती हूँ कि आप बैठे हैं, मैं आपको फिर वहीं पहुँचा दूँगी। यहाँ खड़े होकर एक जगह ना ही हुजूम बनाए, हजूम ना बनाए, हजूम ना बनाए, मास्क ना लगा। क्या मैं तो नहीं कहती, मगर ये कहती हूँ हजूम ना बनाए, आप बैठे हैं, मैं आपको वहीं ला एहतियाती तदाबीर एख्तियार किए। तो जनाब फायजा के जो फूड पॉइंट है उनका, वहाँ पे ज़रूर आप विज़िट करें, आपको बड़ी सस्ती और बड़ी खस्ती चीज़ें मिलेंगी क्योंकि सब कुछ उसी टाइम पे बनाया जा रहा है। और जैसे कि फ़ायज़ा भी बात करें कि जब आप जाएं कहीं पर भी तो मास्क ज़रूर लगाएं। और फ़ायज़ा की जो मिसाल है पाकिस्तान की बहुत सी बाहिम्मत बाहौसला ख़वातीन के लिए एक मिसाल बन चुकी है। ख़वातीन में बहुत टैलेंट होता है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर हिम्मत होती है, लेकिन सिर्फ उसे फ्रंट फुट पर लाने की बात होती है। तो यकीनन फ़ायज़ा की ज़िंदगी से हमने बहुत कुछ सीखा होगा। ज़बरदस्त। ये आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सामने वो मामला रखेंगे कि पाकिस्तान की डाउ यूनिवर्सिटी ने कोरोना की दवाई तैयार कर ली। डिटेल्स जानिए ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब बात करेंगे रहमदिली की, मेहरबानी की। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा ने अपना रैकेट पाकिस्तानी टेनिस स्टार असामुल हक के फाउंडेशन के तहत चलाई गई मुहिम स्टार्स अगेंस्ट हंगर के लिए अतिया कर दिया है। असामुल हक और सानिया मिर्ज़ा की मुलाकात दुबई में हुई। मुलाकात में कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक भी मौजूद थे। और पाकिस्तानी टेनिस स्टार असामुल हक ने कहा है कि सानिया मिर्ज़ा ने मेरी मुहिम स्टार्स अगेंस्ट हंगर के लिए अपना रैकेट अतिया करके इस बात का सबूत दिया है कि वो मेहरबान है, रहमदिल है। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये अच्छा, एक खबर है हमारे पास मौसम से जुड़ी। बरतानिया के जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पर आज शब तूफ़ानी हवाएं चलने और बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 10 बरस के सख्त तरीन मौसम सरमा की पेशगोई की है, जबकि स्कॉटलैंड में मौसम ज़्यादा सर्द रहेगा। और जो त्यौहार आने वाला है क्रिसमस का, इसके मौके पर दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिरने का इम्कान है। रवा हफ्ते के आखिर में शुमाली इंग्लैंड में बर्फानी तूफ़ान आ सकते हैं, ये भी वहाँ से बताया गया है। ज़्यादा ठंड होगी शदीद। एक दफ़ा फिर से कोविड-19 की बात कर लेते हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन के हवाले से खबरें सामने आती रहती हैं। और अभी खबर ये आई है सामने कि अमरीकी दवासाज कंपनी की जानिब से बनाई गई कोरोना वैक्सीन की आजमाइश कामयाब हो गई है। इत्तलात ये भी हैं कि वैक्सीन की मुमकिना कीमत $25 से $37 के दरमियान होगी। वैक्सीन को इंजेक्शन की सूरत में इस्तेमाल में लाया जाएगा और ये आलमी वबा में मुब्तला मरीजों के लिए मुनासिब कीमत है, इंतहाई सस्ती है। बट द क्वेश्चन इज कि मरीजों के लिए वैक्सीन क्यों है? वैक्सीन तो उसके लिए होती है जो अभी जिसने कोरोना वायरस को कॉन्ट्रैक्ट ना किया ताकि वो बच सके, इम्यूनिटी डेवलप हो सके। एनीवेज, इसी कीमत से मुताल्लिक़ तो आपने बताया, कहा यह जाए कि 12 दिसंबर से शायद इसका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे और पाकिस्तान की बड़ी काम की बात करते हैं। डाउ यूनिवर्सिटी में बनाई गई कोरोना से बचाव की दवा, इसका कामयाब तजर्बा कर लिया गया है। बल्कि मैं कहता हूँ बचाव नहीं, अगर कोई शख्स कोरोना से मुतासर हुआ है, वो चाहे सीवियर है चाहे मॉडरेट उसकी बीमारी है, लेकिन उसको बचाया जा सकेगा, उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सकेगा। डॉक्टर्स के मुताबिक ये इंजेक्शन लगने के बाद मरीज़ों की हालत बेहतर हुई है। जो शदीद बीमार मरीज़ थे, यानी जो सीवियर इल पेशेंट्स थे, उनको जब ये इंजेक्शन दिया गया तो उनकी रिकवरी 100% रही। दैट्स सो गुड टू हेयर। ये इंजेक्शन बनने में काफ़ी वक्त लगा। आपको याद होगा अप्रैल में ये अनाउंस किया गया था कि ऐसा इंजेक्शन बनाया गया। उसके बाद बाकायदा उसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, भी मरतब हो रहे हैं और ज़ाहिर कुछ मसाइल भी होते हैं जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी होता है। कितने मरीज़ों को लगाया गया ये सवाल अहम नहीं, लेकिन जिनको लगाया गया उनमें इसके नताइज बहुत बेहतर थे, ये बहुत अहम है। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है प्रिंसिपल डॉक कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डॉक्टर शौकत अली साहब ने। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको आपकी टीम को मुबारकबाद कि यू हैव डन ग्रेट जॉब। क्योंकि कोरोना के इस वबा के दौरान ज़ाहिर ने देखा कि पाकिस्तान में साइंसदानों ने बहुत मेहनत की है। वो चाहे मेडिसिन से मुताल्लिक हो, वो चाहे किट्स से मुताल्लिक हो, वो चाहे उसकी म्यूटेशन को स्टडी करने से मुताल्लिक हो, और जो भी इससे लिंक चीज़ें हैं। तो ये जो काम हुई तो ज़ाहिर बहुत अच्छा है। अप्रैल में सर आप लोगों ने अनाउंस किया था कि यू हैव डन दैट, फिर 6-7 महीने लगे कि अब आप लोग उसके ट्रायल में हैं। थोड़ा सा मुझे बताएंगे सर, ट्रायल कंप्लीट हो गए या नहीं? अभी कंप्लीट नहीं हुए। जी, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। हमने 13 अप्रैल को जो अनाउंसमेंट की थी, उसका मकसद ये था कि हमने लेबॉर्ट्री में जो टेस्ट किए हैं उसके हिसाब से और प्री क्लिनिकल टेस्टिंग के हिसाब से ये दवा कारगर हो सकती है। राइट।
उसी की बेसिस पे हमने जो है फिर रेगुलेटर से बात करना शुरू की कि वी वांट टू गो इनटू क्लिनिकल ट्रायल ऑफ दिस ड्रग। और फिर उसके बाद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, नेशनल बायोएथिक कमेटी और सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी, इन तमाम अथॉरिटीज़ से परमिशन लेने के बाद मिड जून में हमने अपने ट्रायल स्टार्ट किए। इस ट्रायल को हमने इंटरनेशनल रजिस्ट्री जो दुनिया की है clinicaltrials.gov, जहाँ पे दुनिया के तमाम क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट होते हैं, वहाँ पे रजिस्टर भी कराए। और इस टेक्निक पे, इस स्ट्रेटजी पे दवा बनाने वाले वी वर द फर्स्ट वन। और फ़ख्र की बात ये कि हमारे बाद जो रजिस्टर कराने वाले लोग थे वो NIH अमेरिका था। अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ हमारे बाद आया है दुनिया में। इस दफ़ा पाकिस्तान ने दिखाया सर उन्हें। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जो है इस दफ़ा लीड लेके चला गया। उसके बाद इजराइल तीसरे नंबर पे था हमारे बाद। और ये clinicaltrials.gov पे रिकॉर्ड देखा जा सकता है कि जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराई है। तो मिड जून में हमने अपने ट्रायल रजिस्टर कराया था। इजराइल की न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी है कि वहाँ पे 3 पेशेंट जो है वो उन्होंने क्विक रिकवरी का फौरन जो है वो न्यूज़ दी थी। सिर्फ 3 पेशेंट्स को लगाया और न्यूज़ शेयर कर दी। आप यू कैन गूगल इट, तो जो है ना वो उन्होंने शेयर कर ली ये न्यूज़। NIH का भी कंटिन्यूड है और NIH के पीछे 6 बड़ी कंपनीज हैं दुनिया की जिन्होंने ये दवा तैयार की है। हम यहाँ पे बहुत ही महदूद वसाइल में, यू कुड अंडरस्टैंड, मेरे पास 10 से 12 लोगों की टीम थी और ये वो कंपनीज हैं जिनसे 70 साल से हम एंटीबॉडीज़ खरीद रहे हैं। ये एक कंपनी नहीं, एक कंपनी से खरीदते हैं। ये 6 की 6 दुनिया की बड़ी कंपनीज ने मर्जर किया और उन्होंने कहा कि जो है वो हम ये बनाएंगे। अच्छा, अक्सर वॉइस ऑफ अमेरिका वाले भी मेरे पास आए, उन्होंने भी मुझसे पूछा कि हाउ कम पाकिस्तान ने इस दफ़ा लीड ले लिए। उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूँ। हम पहले ही एंटी स्नेक वेनम पे डॉ यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। एंटी स्नेक वेनम बनता ही इस तरह है कि आप घोड़ों में, हॉर्सेस में जो है वो वेनम इंजेक्ट करते हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं, फिर उनको ब्लीड करते हैं हॉर्सेस को, उनका प्लाज्मा लेते हैं और उससे एंटीबॉडी रिकवर करते हैं। बिल्कुल यही प्रोटोकॉल आई लिंक्ड इट विद कोविड-19। जब प्लाज्मा पे बात करना शुरू की लोगों ने, तो आई थॉट अबाउट प्लाज्मा इज गोइंग टू बी रिस्की, देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस अटैच्ड टू इट, तो व्हाई नॉट वी जस्ट टेक द प्लाज्मा और उसके साथ बिल्कुल वही प्रोसेसिंग करें जो हम एंटी स्नेक वेनम के लिए, एंटीबॉडीज़ के लिए करते हैं, और फिर हम ये इसको तैयार करें। और उसी की बेसिस पे इत्तेफाक था, या अल्लाह की मेहरबानी कहिए आप इसको, कि हम एंटी स्नेक वेनम पे काम कर रहे थे। हमारे पास एंटी स्नेक वेनम बनाने की एक्सपर्टीज और फैसिलिटीज और मशीनरी मौजूद थी, यहाँ पर अप्लाई कर दिया। और हमारे पास एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल था जो कोरोना वायरस में सबसे आगे काम कर रहा था, डॉ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जहाँ से पेशेंट ने कंसेंट दिया, हमें प्लाज्मा मिला और हमने दुनिया में सबसे पहले कर लिया। जो बाकी कंपनीज दुनिया की ना कर सकी, जो 6 बड़ी कंपनीज का मैं बता, उनके पास हॉस्पिटल नहीं था, उनके पास एक्सेस नहीं था कोविड-19 पेशेंट का इतना क्विक, जितना क्विक, क्योंकि हम बिल्कुल एक ही फैसिलिटी में मौजूद थे। तो इस दफ़ा अल्लाह की मेहरबानी से तमाम चीज़ें एक साथ आके जुड़ गई थी, जिसकी वजह से हम दुनिया में लीड लेने में कामयाब हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि दुनिया में माशाल्लाह बड़ा पाकिस्तान का एजाज़ है, फ़ख्र है पाकिस्तान के लिए, मुझे ये बताएं कितने मरीजों पे अभी ये टेस्ट हो चुका है? और अगर आम शख्स ये समझने की कोशिश करे कि अच्छा ये इंजेक्शन में है क्या बेसिकली, जो कि आपकी बॉडी में जाता है, फिर आपकी रिकवरी, जैसे कि आपने भी कहा कि बड़ी तेज़ी से हो जाती है, क्योंकि अब हवा में कहती है अच्छा वैक्सीन आई है, पता नहीं काम करेगी या नहीं करेगी। जी हाँ, ये बड़ी कन्फ्यूजन है, लोग इसको वैक्सीन से कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ वैक्सीन, दिस इज़ एन इंजेक्टेबल ड्रग ऑफ एंटीबॉडी। दुनिया में जो 2 बड़ी ट्रीटमेंट मोडालिटी पे इस वक्त बात हो रही है, क्योंकि एंटीवायरल तो अब रेमडेसिविर इस वक्त भी WHO ने उसको शन कर दिया है, 2 दिन पहले भी WHO का है कि वो इट्स नॉट एज इफेक्टिव। तो अब जो दुनिया में इतनी आवाम को लगवाने के बाद पाकिस्तान में रेमडेसिविर बहुत लोगों को लगी और उसके बावजूद अब आप कह रहे हैं कि WHO ने जो है वो परसों जो अपना बयान दिया है उसके हिसाब से रेमडेसिविर जो है वो इफेक्टिव नहीं है, एंटीवायरल ड्रग थी सर। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा से इस पर हम एम्फेसिस करते हैं कि जो दवाई आपने बनाई है ये मेडिसिन है, ये वैक्सीन नहीं है, बिकॉज कुछ जगह पर कोट हुआ है कि वैक्सीन है। प्लीज़ एक तो इसको एम्फेसिस कीजिएगा, दूसरा ये कि व्हेन इट्स अ मेडिसिन तो जाहिर है ये सिर्फ उसको लगेगी जिसको कोरोना वायरस ने मुतासर किया है, ये पहले नहीं लगाई जाएगी प्लीज़। जी बिल्कुल, ये पहले नहीं लगाई जाएगी, सिर्फ जो है ना वो हालत ख़राब होने के बाद लगाई जाएगी। 2 ट्रीटमेंट मोडालिटी जिनका मैं जिक्र कर रहा था, उनमें से एक एंटीबॉडी और एक वैक्सीन है। वैक्सीन इज़ अ प्रोफाइलेक्टिक, जो पहले लगाई जाती है ताकि पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट ना करे डिजीज़ को, और ये जो है वो दवा है। अच्छा, ये दवा भी, इसके अलावा भी दुनिया में एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, लेकिन जो अभी लास्ट ट्रायल है जो लाइकोव-2 जो डोनाल्ड ट्रंप को लगा, वो उसकी भी रिपोर्ट जो है क्लिनिकल ट्रायल, कंप्लीट क्लिनिकल ट्रायल की ये है कि वो मॉडरेट पेशेंट में काम कर रहा है। और कल ही उसकी खबर आई थी कि उसको उन्होंने अप्रूव किया है। जी, उसके बाद ये मॉडर्ना की एंटीबॉडी की जो है वो आई है। तो लाइकोव-555 जो डोनाल्ड ट्रंप को लगी वो मॉडरेट पेशेंट में। अच्छा, वो उनकी तबीयत उतनी बिगड़ी नहीं थी? जी बिल्कुल, मॉडरेट वो होता है जो बुखार से और उसको खांसी होती है, उसको अलामात होती हैं, राइट। और उसके बाद एक अलामत जब शुरू होती है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की है, जिसकी वजह से मुतासर होते हैं, जब लंग मुतासर होते हैं।
ये अगली स्टेज होगी। अगली अगली स्टेज second है। पेशेंट चला जाता है, फिर घर पे लोग ऑक्सीजन का इंतजाम करते हैं, फिर पेशेंट वहाँ कीप नहीं कर पाता। जब ये नहीं कर पाता उसके बाद वो हॉस्पिटल लेके आते हैं। ये वो टाइम होता है जब मरीज जो है वो सिवियर की कैटेगराइजेशन में आता है। इस पेशेंट के आईसीयू में दाखिल होने के चांसेस बन जाते हैं क्योंकि इसके दोनों लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं। इसका रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 पर मिनट होता है। 93% से कम इसकी सैचुरेशन होती है, और अगर इसको उस स्टेज पे ट्रीटमेंट ना मिले या ये उस पर क्योर ना करे तो यही पेशेंट फिर क्रिटिकल पेशेंट यानी आईसीयू का पेशेंट बन जा सकता जी है। बिल्कुल जाता है। उस स्टेज पर अगर ये इंजेक्शन लगे सर कितने दिनों में जी रिकवरी होती है? हाफ वे ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल हम ये बता सकते हैं कि हमने सिवियर पेशेंट को जो लगाया है उसमें से 100% पेशेंट रिकवर हुआ है माशाल्लाह। और उसके बाद उससे भी बड़ी बात यह है कि 5 दिन के अंदर वो डिस्चार्ज हो गया पेशेंट हॉस्पिटल से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे समझाएं, किसी शख्स ने पहले वैक्सीन लगवा ली लेकिन वो कारामद साबित नहीं हुई है और उसके बाद उसको कोविड हुआ और वो बहुत बुरी स्टेज पे पहुंच गया जैसे कि आप भी कह रहे हैं, और फिर उसको इंजेक्शन लग सकता है? राइट, आपका बहुत मुनासिब सवाल है। अब अव्वल तो जो वैक्सीन जो भी अप्रूव होगी, जो क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं इन वैक्सीन्स के, उन क्लिनिकल ट्रायल के वैक्सीन का मकसद ये जानने का कि कितनी एफिशिएंट है। अगर कोई वैक्सीन इम्यूनिटी नहीं देती है तो वो वैक्सीन वैसे भी जो है इट्स नॉट गोइंग टू बी यूजफुल, इट शुड नॉट बी अप्रूव्ड एंड शुड नॉट बी यूज्ड। लेकिन सर अगर वो 90% या 95% एफिकेसी है तो चांस तो है उसमें से ये बिल्कुल कुछ परसेंट जो लोग अभी तक, क्योंकि 100% एफिकेसी की वैक्सीन मार्केट में नहीं आई है। बिल्कुल, वो 95% इज द मैक्सिमम एफिकेसी। 95%, 94.5% रिपोर्ट हुई है अभी दुनिया में। तो ये उसके बाद जो 5% लोग रह जाते हैं, व्हाट आर द चांसेस ऑफ दोज गेटिंग कोविड-19 एंड व्हाट आर द चांसेस? फिर ये उन 4-5% लोगों के साथ क्या मामला है? वैसे यही है कि आप ये सोच लें कि हमारी तमाम पॉपुलेशन को कोविड-19 की वैक्सीनेशन नहीं होने वाली। If you think about the cost of the drug, the mechanism, जिस तरह ये आएगी, this is not going to come as soon जितना हम सोच रहे हैं कि फौरन आ जाएगी। वैक्सीन का ट्रायल पाकिस्तान में हो रहा है कैंसिनो बायो का, उससे मुताबिक तो कहते हैं कि वो जल्दी भी आ जाएगी और वो कॉस्टली भी नहीं होगी। जी, वो जल्दी भी आ जाएगी लेकिन वो भी स्टेप वाइज लोगों को दस्तयाब होगी। वो ऐसा नहीं, वो ज़ाहिर है पूरी पॉपुलेशन के लिए, पूरी पॉपुलेशन के लिए नहीं होगी। सर आप मुझे प्लीज ये बताएं, एक और चीज जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हमें मिडवे जो है वो ट्रायल रिपोर्ट करने वाला था सर कि मिडवे आपको रोकना, अब ये बात करनी क्यों पड़ी? जी, हमें दो तीन वजूहात हैं जिसकी वजह से करनी पड़ी। एक तो ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना, इट इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फ्रॉम, आप अभी रोज के फिगर्स देख रहे हैं उसके हिसाब से। अच्छा, अब वैक्सीन जो ना इन 2-3 महीनों में नहीं आने वाली, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं आने वाली। इस जो आने वाले हैं वो है पेशेंट, वो हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट हैं, हमने उनके बारे में सोचना है। और जब हमारे पास एक दवा एफिकेसी साबित कर रही है तो क्या ज़रूरत है कि हम उसको सिर्फ डाउ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें? क्योंकि मेरे पास जो कल से कॉल्स का तांता बंदा है वो ये कि कोई पेशेंट इस्लामाबाद में, कोई कराची के किसी हॉस्पिटल में, और हमें जो वो कहा जा रहा है कि वो किस तरह लगाएं। तो हमारे पास भी एक लिमिट है कि डाउ यूनिवर्सिटी में हम पेशेंट को एडमिट करा के लगा सकते हैं। इस वक्त हमारा अपना हॉस्पिटल भी फुल है, तो एक पेशेंट जाता है। आपके हॉस्पिटल में इस वक्त अपने का फुल है? जी बिल्कुल। स्पेस है सर कोरोना के वार्ड में? हमारे पास जो है, जो हमारा नीपा पे जो हमारा हॉस्पिटल बना है जो कोविड-19 का है, उसमें 32 आईसीयू के बेड्स हैं, और उसके अलावा आई थिंक आई डोंट रिमेंबर करेक्टली कि क्या नंबर है एचडीयू के। फर्स्ट वेव में भी फुल हुआ था सर? फर्स्ट वेव में जो पीक आई थी फुल हुआ था, उसके बाद जब नंबर नीचे गए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हियर। फर्स्ट वेव जब पीक पर थी तो हॉस्पिटल आपका आइसोलेशन फैसिलिटी फुल हुई थी। अभी हम सेकंड वेव के स्टार्ट में है, अभी हमने पीक टच नहीं की, पीक हम शायद मिड दिसंबर में टच करेंगे, लेकिन इस वक्त हॉस्पिटल ऑलरेडी फुल है, हॉस्पिटल में कैपेसिटी फुल है। तो अब जो लोग कह रहे हैं मुझसे कि जो हमारे पेशेंट को लगाना है तो उनको हम कहाँ लेके जाएं? तो इसको ट्रायल को रिपोर्ट करने का मकसद भी ये था कि हम इस डाटा को देखें और इफ पॉसिबल दुनिया में एक वर्ड यूज हुआ जो आपने बार बार सुना, इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन। अगर वो ना होता, फाइजर वैक्सीन के लिए भी यही टर्म यूज जी, इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन, जब आपके पास अर्ली प्रिलिमिनरी सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ जाते हैं तो फिर वो इमरजेंसी यूज ऑफ, अगर ये ना होता तो आप सोचेंगे पीसीआर के टेस्ट भी आप नहीं करवा पाते मार्च और फरवरी में, क्योंकि जो तरीकेकार है डायग्नोस्टिक किट के अप्रूव होने का वो सालों पे मुहित होता है। तो अगर वो अर्ली यूज ऑफ ऑथराइजेशन उस किट को ना होता तो फरवरी मार्च में आपके पास किट ना आती। दैट्स द सेम फॉर द वैक्सीन, बिकॉज़ मेरा ख्याल है हमारी दुनिया में जो वैक्सीन सबसे जल्दी आई थी उसको भी आने में 10 साल लगे थे। मम्स की वैक्सीन थी बिल्कुल, जिसको आने में 10 साल लगे थे। और अब जो है वो आप ये देख रहे हैं कि साल के अंदर बात हो रही है कि वैक्सीन आने की। तो इसका मतलब ये कि दुनिया में हर जगह इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया गया, जो स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट थी उनको रिलैक्स किया गया। तो हमारा भी यही है कि हम इस वक्त जो है जो फोकस करें वो ये करें कि जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, क्या उस पे हम इसको वाइड स्प्रेड कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में? उसके लिए सर ज़ाहिर एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर डोनेट करेंगे प्लाज्मा डाउ यूनिवर्सिटी को तो उसकी वजह से वो एंटीबॉडीज आप एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे, मैक्सिमम लोगों को आप फिर लगा सकेंगे। बिल्कुल, और गवर्नमेंट की ऑफ कोर्स पैटर्नाइजेशन भी चाहिए होगी क्योंकि स्केल की भी एक लिमिट है।
वी आर अ रिसर्च यूनिवर्सिटी, हम यूनिवर्सिटी में हमने जितना कर लिया अकम्प्लिश, मेरे ख्याल है दैट्स हम वी आर एक्चुअली कम्पीटिंग अगेंस्ट कंपनीज, ये $1 बिलियन कंपनीज है जिनके अगेंस्ट हम सपोर्ट तो नहीं चाहिए सर, वफाक की सतह पर भी और सूबे की सतह पर भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा डोनेट करें जो भी कोरोना से सेहतयाब हो रहे, ताकि उन्हीं के प्यारे जब अस्पताल पहुंचे खुदा न खास्ता तो फ़ौरन से उनको इंजेक्शन लगाया जा सके। सर मुझे ये बताएं, जब हम प्लाज्मा की बात करें, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा की बात करते हैं, वो तो सर लगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको भी लगा फ्री ऑफ कॉस्ट लगा, दैट्स हाउ इट इज। जी, इस इंजेक्शन की कोई कीमत होगी, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा? अभी तक हम जितने भी मरीजों को लगा रहे हैं, जो भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल में शामिल है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही लग रही है। ठीक है, इस पे एक्सपेंस आते हैं क्योंकि कन्वेंशन प्लाज्मा पे सिर्फ कलेक्शन ऑफ प्लाज्मा का एक्सपेंस है, मगर यहाँ पर जो है वो कन्वेंशन प्लाज्मा को जो है वो कलेक्ट करने का एक्सपेंस अलग है, उसके अलावा उसको प्रोसेस करके इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रग लाने का एक्सपेंस जो है वो अलग है। बट डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इस एक्सपेंस को बेयर कर रही है। इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन, अभी तो आप बेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसको लार्ज स्केल पर लोगों को लगाया जाता है, जी एक इंजेक्शन का एक्सपेंस कितना हो सकता है? इट विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ वॉट एवर ड्रग्स हैव बीन यूज, जो अभी 2 ड्रग मार्केट में जिसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज भी कर रही है, एंटीवायरल ड्रग भी है और जो है इम्यूनोमॉड्यूलेटर एक्टेम्ब्रा है, तो इसके जो है वो इसका एक फ्रैक्शन है, इससे कम है, इससे ज़्यादा नहीं है। और आई थिंक आई मीन जब हम इसको स्केल अप करेंगे तो इसकी कॉस्ट बेहतर बताई जा सकती है, लेकिन अभी भी हम स्मॉल स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी इसकी कॉस्ट कम है उनसे। कोई भी ऐसा शख्स अवाम की पहुंच में, कोई भी ऐसा शख्स जिसको कोरोना अभी नहीं हुआ और वो चाहता है कि वो इस ट्रायल का हिस्सा बन जाए, सर क्या वो बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि देखिए एंटीबॉडीज जो है ना, ये बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है, हम सिर्फ उसी पेशेंट पे हमें यूज करना चाहिए जहाँ पे जो उसको डिजर्व करता है। ओके, नहीं ये जिंदगी बचाने के लिए आप यूज कर रहे हैं, हो सकता है जिसको नहीं हुआ उस पर रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, वो जी वो उसको लेकिन जरूरत नहीं है फिलहाल। पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है उस वक्त वर्क करती है और जिस वक्त वो है ना कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है इंसान किसी वायरस को, और क्योंकि ये वायरल न्यूट्रलाइजेशन करती है, अगर कोई शख्स जिसको नहीं हुआ और वो अपनी बॉडी में जो है वो इन्फ्यूज करवाता है इसको, देयर विल बी अ टाइम जब इसकी ये पीक पे जाएगा प्लाज्मा में और उसके बाद नीचे चली जाएगी एंटीबॉडी, तो ये डिसअपेयर हो जाएगी क्योंकि फॉरेन एंटीबॉडीज हैं, ये पैसिव इम्यूनाइजेशन से आई हैं, तो इट विल नॉट स्टे लाइक, ये उसका एक्टिव इम्यूनाइजेशन का पार्ट नहीं है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन वो होती है जिसमें आप वैक्सीन लगाते हैं और वैक्सीन से जो एंटीजन के बॉडी का अपने बी सेल जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद बॉडी के पास मेमोरी रह जाती है। इम्यूनिटी फराहम नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको ये वक्ती इम्यूनिटी फराहम कराता है, क्योंकि इसमें जो है ना वो आप मेमोरी नहीं दे रहे होते, जो वैक्सीन होती हैं वो मेमोरी देती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मेरी आसानी के लिए ज़रा दोबारा बताएगा कि कितने मरीज ऐसे हैं जिन पे जिन्हें इंजेक्शन लग चुका है, और उन मरीजों की तरफ से क्या कुछ शिकायत मिली कि इंजेक्शन लगने के बाद उन्हें फीवर हुआ या बॉडी पेन या कुछ भी ऐसा? जी, हम जब क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो हम उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। वी आर हाफ वे ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल, वी हैव नॉट सीन एनी पेशेंट कंप्लेनिंग अबाउट एनी एडवर्स इवेंट और एनी सीरियस एडवर्स इवेंट, किसी तरह का ऑब्जर्व नहीं हो। वो पेशेंट वैसे भी हॉस्पिटलाइज होता है तो वो अंडर मॉनिटरिंग ही होता है 24 आवर्स, क्योंकि इनमें से हाफ ऑफ द पेशेंट आईसीयू के पेशेंट थे। आईसीयू के पेशेंट पे वैसे भी जो है वो एक डेडिकेटेड स्टाफ जो है ना ऑलवेज जो है ना वो उसके साथ होता है, पेशेंट के उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन गोइंग फाइन, अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है, पाकिस्तान को मुबारकबाद और दुआओं की दरख्वास्त है कि आगे भी जो हमारा जो हाफ वे क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है उसी पर मैं सर एक कमेंट आपसे चाह रहा हूँ, बिकॉज हमने प्लाज्मा ट्रायल से मुतालिक तो ये देखा कि एक शख्स जो ठीक हुआ उसका प्लाज्मा निकाला गया और फिर दूसरे मुतासरा शख्स को लगाया गया। इन योर केस कितने लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे जिसको फिर आप एनरिच करने के बाद वो जो एंटीबॉडीज निकालने के बाद लगाएंगे 1, 2, 4, 5, कितने लोग प्लाज्मा आपको दे दें इस वक्त? ज़रूरत कितनी की है ताकि आपके ट्रायल मुकम्मल एटलीस्ट हो जाए? हमारे ट्रायल के लिए तकरीबन जो है ना वो 60 से 70 लोगों को जो है ना अपना प्लाज्मा डोनेट करना पड़ेगा ताकि हम अपना ट्रायल कंप्लीट कर सकें। तकरीबन 60 कह लें, ये रफली 50 to 60 लोगों का आज और कल 2-3 दिनों में अगर 60 का नंबर आप लोग अटेन कर लेते हैं then we can go back to our work and we can complete our trial। हम लोग जो है वो मेरा ख्याल है कि within a month अपना ट्रायल कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे। ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप और ये ज़बरदस्त काम आपसे किया गया है। हाफ वे ऑफ द ट्रायल में खबर शेयर करने का मकसद ये है कि इस वक्त लिमिटेशन है और लिमिटेशन ये है कि जो प्लाज्मा है वो ख़त्म हो चुका है। जो 60 से 70 लोगों का प्लाज्मा इस वक्त डॉ यूनिवर्सिटी को चाहिए ताकि उसमें से एंटीबॉडीज़ निकाल के उन तमाम मरीज़ों को लगाई जाए जो इस वक्त क्रिटिकल हैं, जो इस वक्त अस्पतालों में, जो इस वक्त ICU में है, ताकि इस ट्रायल को मुकम्मल किया जाए। बिकॉज अभी तक इसके नताइज 100% है। ये बहुत अच्छी खबर है,
पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान ने इसमें लीड लिया। तो अपने शहरी होने का फ़र्ज़ अदा करें। अभी एक खबर इसी से मुतालिक है कि अमेरिका ने कोरोना वायरस के मरीजों को वैक्सीन देने की हतमी तारीख का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह ने कहा है कि कोरोना मरीजों को वैक्सीन देने का आगाज़ 11 दिसंबर से किया जाएगा और मंजूरी के 24 घंटों के अंदर वैक्सीन कोरोना मरीजों तक पहुंचाने का इरादा भी रखते हैं ये लोग। और FDA का इजलास 10 दिसंबर को बुलाया गया है। वेलकम बैक। बात करेंगे खातीन के हिम्मत, हौसले और जज्बे की। खातीन किसी से कम नहीं है जनाब। इससे बाहर खैर नहीं चलता है, लेकिन इतनी आगे तक आ गई, यही बड़ी बात है। और मर्दों के शाना बेशाना सहरा में गाड़ियां दौड़ाना कितना मुश्किल था, रेस के लिए तैयारियों से लेकर टाइटल हासिल करने तक का सफ़र कैसा रहा, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रेस विनर सलमा खान और खातून रेसर तुष्ना पटेल ने। अस्सलाम वालेकुम सलमा, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम तुष्ना, गुड मॉर्निंग। सलमा, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। बात का आगाज़ आपसे करते हैं। इतना मुश्किल रास्ता होता है ये, और इस रास्ते पे तो दूर से देख के मुझे तो डर लगना शुरू हो जाता है कि यार पता नहीं यहाँ पे कैसे जाया जाएगा। आप लोगों ने गाड़ियाँ चलाई, फिर जीते, कितना ख़तरनाक सफ़र था। मुझे ना आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर टीवी लगा हुआ है और उसकी ऑडियो आपने म्यूट नहीं की? बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है कि रेपिटेशन हो रही है, तो शायद ये एक वजह है। सलमा, इज इट द केस? आवाज़ मुझे ठीक आ रही है। चले मैं सवाल करता हूँ। सलमा, एक तो ये कि मुबारकबाद। आपकी आवाज़ अच्छी खासी आ रही है। चलिए, थैंक यू सो मच। मुबारकबाद। और सलमा, थोड़ा सा बताइए कि दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। और हमें याद है जब लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी उस वक्त आप जख्मी भी थी। आपने जितनी प्रैक्टिस की है, जितने आपने इवेंट्स में हिस्सा लिया है, दैट्स ऑलवेज अ हार्ड टास्क टू डू, लेकिन आपने हमेशा उसको किया है, ब्यूटीफुली किया है। थोड़ा सा इससे मुतालिक मुझे बताएं कि ये जो आपने जीत अपने नाम की है, वाज इट डिफिकल्ट? तुष्ना ने आपको टफ टाइम दिया था या नहीं? इट वाज एन इजी टास्क फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान का जो ट्रैक है, ये पाकिस्तान में जितने ट्रैक्स हैं उनमें वन ऑफ लाइक टफ ट्रैक माना जाता है। और जहाँ तक आपने तुष्नाबाजी की बात की है, मैं मतलब कंपटीशन इस तरह नहीं है कि मैं किसी को हराने के लिए जा रही हूँ। मैं अपनी रेस करने के लिए जाती हूँ और अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए जाती हूँ। हम 3-4 दिन से वहीं पर थे। हम लोगों ने, पूरी टीम ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है कि मैं वहाँ अकेले जाती हूँ, मेरे पीछे एक बहुत बड़ी टीम है। डेली प्रैक्टिस होती है, तो उसका रिजल्ट मुझे आया है। तो ये डिफरेंट आपको नहीं लगा? ये ट्रैक डिफरेंट नहीं लगा आपको? आपके लिए बिल्कुल इजी रहा क्योंकि आपने प्रैक्टिस भी बहुत की थी। ठीक है, डिफिकल्ट ट्रैक था, बट आपकी प्रैक्टिस की वजह से नहीं, इस बार काफ़ी डिफरेंट था। अच्छा। क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी अपग्रेड की थी। मैंने काफ़ी जगह पे बताया कि मैंने काफ़ी जो गाड़ी है मेरी, उसके विड्थ बहुत ज़्यादा है और ट्रैक काफ़ी नैरो था। और ट्रैक की जो है वो वैसे 200 किलोमीटर होता है, इस दफ़ा 100 किलोमीटर था। और उन्होंने ट्रैक तो छोटा कर दिया, लेकिन उसको काफ़ी डिफ़िकल्ट बना दिया। लेकिन मुझे काफ़ी चैलेंजिंग ट्रैक था और मुझे चैलेंजेस पसंद है, और मैंने ट्रैक अच्छे से कंप्लीट। अच्छा सलमा, एक बात मुझे और बताइए, ज़ाहिर है इस ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाते हुए कितनी बार ऐसा लम्हा है जब आपको लगा तुष्नाबाजी निकल गई आगे, मैं रह गई पीछे, या नहीं स्टार्ट से आप सबसे आगे थी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिफाइंग में भी जो है मैं फर्स्ट आई थी। और क्वालिफाइंग में जब आप फर्स्ट आते हो तो आप ट्रैक पर भी सबसे पहले निकलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुल टाइम लीड पर थी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। अच्छा सलमा, कुछ तो दिल में खौफ होगा ना, मतलब आप जब गाड़ी चलाते हैं या आप जब इस तरह के ट्रैक पर होते हैं तो कुछ दिल में खौफ होता है या कोई एक डर कि अच्छा अगर मैं पीछे रह गई या कुछ भी ऐसा, तो वो प्लीज़ हमसे शेयर कीजिएगा अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, वरना श्वेब आपको ट्रांसलेट करके जी बिल्कुल। अब नहीं, आपकी आवाज़ आ गई है। आप डर की बात कर रही हैं। अगर आपके दिल में डर होगा थोड़ा सा भी, तो आप बिल्कुल भी इन ट्रैक्स पे नहीं जा सकते हैं। डर नहीं होता, और हम लोग अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। मैं अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही होती हूँ, उल्टा मैं इंजॉय कर रही होती हूँ ट्रैक को। और जितने भी टर्न्स आते हैं, जितने बम्स आते हैं, मेरी ये कोशिश होती है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारा क्राउड होता है, कि हमें जितना क्राउड देख रहा है उसको अच्छे से अच्छे परफॉर्म करके दिखाएं। तो डर बिल्कुल भी नहीं होता। क्या बात है। अच्छा ये बताएं सलमा, इस 100 किलोमीटर के ट्रैक पर जो कि आपने कहा कि इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट था, नॉट फॉर यू। जी बिल्कुल, आई एम श्योर नॉट फॉर यू, आपने तो बड़ा अच्छे से शुरू कर लिया। कोई ऐसा टर्न, कोई ऐसा स्पॉट आया जब आपको लगा कि हादसा हो सकता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो गाड़ी है, जो इस वक्त मेरी टीम ने मुझे बनवा के दी है, मेरे स्पॉन्सर्स ने,
वो टॉप ऑफ द लाइन है और उसमें मतलब कि किसी हादसे का कोई मतलब चांस नहीं है। और दूसरा फिर ड्राइविंग पे होता है, हम लोग जो यहाँ 4-5 दिन प्रैक्टिस करते हैं उसको हैंडलिंग का टोटल मतलब हम लोग इसीलिए यही देख रहे होता है कि हमें कोई 4 दिन हम लोगों ने ट्रैक जो है वो याद करना होता है। तो कोई ऐसी मतलब हादसे का तो कोई वो नहीं आया, चांस नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सलमा, जैसे कि ख़वातीन अब तो बहुत ज़्यादा आगे निकल गई हैं, हर मैदान में मर्दों से ज़्यादा आगे हैं। ठीक है जी। लेकिन फिर भी कुछ घर वाले ऐसे होते हैं या स्पेशली अम्मा ऐसी होती हैं कि उनकी सोच होती नहीं बेटा ये मत करना, ये लड़कियों के करने के काम नहीं है। कभी कुछ ऐसा सुनने को मिला शुरू में? शुरू में थोड़ा था लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। अब तो प्राउड फील करते हैं सारी फैमिली फ्रेंड्स। मुझे देख के उल्टा काफ़ी सारी लड़कियां वो चाहती हैं कि वो रेसिंग में आए और वो भी पार्टिसिपेट करें। और सलमा, कोई और ट्रैक जहां पर आप गाड़ी दौड़ाना चाहती हैं आपके जहन में हो, फलाने मुल्क का हो या किसी और शहर का, कोई और ट्रैक जिस पर आपकी ख्वाहिश है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़रूर जाएंगे। मैं हर जगह मतलब मेंशन करती हूँ कि डकार रैली में जाना है। वर्ल्ड बिगेस्ट जो है रैली है, इस वक्त वो सऊदी अरेबिया में 5 साल तक तो वहीं पे होगी, तो इंशाल्लाह जाऊँगी। और मतलब हम लोग का ये है इरादा, मेरा टीम KM के टॉप उसके लिए तैयारी जारी है? कर जाएगी जी, बिल्कुल तैयारी जारी है। बिल्कुल। वो कब है वैसे, अब इवेंट कब है उसका? और मैं नहीं, उसके लिए हमें सबसे पहले मतलब बाहर जाके मुझे ट्रेनिंग लेनी है, पूरी टीम के साथ जाना है। तो इंशाल्लाह 2021 में इरादा तो हमारा है। ठीक, यानी मरहले हैं, उन मरहलों को क्रॉस करने के बाद आप उस जगह तक पहुंच। जी बिल्कुल। और मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान को प्रेजेंट करूंगी। और पाकिस्तान से आज तक ना मेल ना फीमेल कोई भी नहीं गया। इंशाल्लाह हमारी तो दुआ ये कि आप जाएं और फख्रे पाकिस्तान आप बने। अच्छा, जैसे कि अभी जो बच्चियां आपको देखती हैं या जो लड़कियां यंग जो इस फील्ड में आना चाहती हैं या वो ये काम करना चाहती हैं, उनकी तरफ से क्या कोई आपको मैसेजेस या कमेंट्स मिलते हैं या उन्हें क्या आप मैसेज देना चाहिए? सवाल क्या होते हैं? हाँ, ये सवाल क्या होते हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी सारे यहाँ सारे लड़के और लड़कियाँ जो है वो काफ़ी मतलब कि मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि वो भी आना चाहते हैं। लेकिन मेरा उनके लिए ये मैसेज है कि आप सबसे पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। Very good. आप एक मतलब काफ़ी छोटे बच्चे आ जाते हैं, बच्चियाँ आ जाती हैं, हमने भी आना है। मैं ये रिकमेंड करूँगी कि पहले आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लें और अगर ये पैशन है और अगर आप लोग कर सकते हो तो ज़रूर आए आके। सलमा, सबसे छोटा या सबसे छोटी कौन थी या कौन था जिसने आपसे कहा कि वो ये आपकी तरह जो है ना ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाना चाहता या चाहती है? The youngest one, who was that? इस वक्त मेरे टीम मेंबर कैमरे के पीछे हैं, उनकी छोटी सी बेटी है, माशाल्लाह वो मेरी सबसे बड़ी फैन है। वाओ। मतलब 5-6 साल के बच्चे भी आते हैं मेरे पास, 5-6 साल के बच्चे, और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे मतलब फ़ैन फॉलोइंग में बच्चे भी बहुत ज़्यादा है। मैं अक्सर बाहर जाती हूँ फूड प्लेसेस पे, तो उनके मतलब मदर्स आती हूँ, कहती हैं आपको मतलब देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। सलमा, अच्छा उस मुश्किल ट्रैक पर जाना, उस पर गाड़ी चलाना, उससे पहले प्रैक्टिस, ये एक बात, लेकिन जब नॉर्मल आप ड्राइव करती हैं, एक नॉर्मल कार नॉर्मल रोड पे जब आप ड्राइव करती हैं तो कितना डिफरेंट आपको लगता है? आपको लगता है ये सब कुछ बड़ा स्लो सा है? बड़ा आसान है, बड़ा इजी है। नहीं, नॉर्मल जब मैं ड्राइव करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यंगस्टर्स मुझे काफ़ी फॉलो करते हैं, मैं उनके लिए एक मोटिवेशन हूँ। मैं अगर इधर उधर और भी कहीं देख लेती हूँ कि कोई मतलब रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो मैं मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू उनको मैसेज दूँ कि आप लोग नॉर्मल ड्राइविंग किया करें। तो मैं बड़ा काम और नॉर्मल होकर ड्राइविंग करती हूँ, क्योंकि हम प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो वहाँ जाके सारा अपना जितना भी वो हमारी दिल होता है रेसिंग का, वो हम सब वहाँ कराते हैं, तो मैं बड़ा नॉर्मल मतलब आराम से ड्राइविंग करती हूँ। अच्छा सलमा, ये नॉर्मल ड्राइविंग की बात है, नॉर्मल ज़िंदगी अगर हम आएँ तो जैसे कि आप सहरा में तो गाड़ी चला रही हैं, दौड़ा रही हैं, तो कभी घर में ये बात हुई कि अच्छा गाड़ी तो तुम चला लेती हो बड़ी तेज़, ज़रा तेज़ से रोटियाँ बना के हमें दिखाओ, ऐसा होता है? ऐसे सवाल होते हैं ख़वातीन से? हाँ, थोड़ा बहुत खाना शाना बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत। लेकिन ऐसे मेरे मतलब शौक डिफरेंट है, तो मुझे मतलब कि वो घर में काम ये वगैरह ये मैं इतना नहीं करती। अच्छा, यानी सलमा, मैं जिम ओके, यानी आपके शौक बड़े डिफरेंट हैं। वो जो एक टिपिकल लड़कियों वाले शौक होते हैं वो नहीं है, खाना या उसका शौक होना या मेकअप का, तैयार होने का, कपड़ों का? नहीं, मुझे खाना बनाना नहीं आता। कपड़ों का शौक है मुझे, बिल्कुल है, मुझे गैजेट्स का है, मुझे कपड़ों का है, मुझे फोटोग्राफी का है, मुझे घूमने फिरने का है, लेकिन ये खाना बनाना और ये
बना लेती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कुछ उल्टा सीधा बन जाता है तो फिर वापस किचन से वापस। अच्छा, इससे पहले कि हम तुष्ना की तरफ जाएं, थोड़ा सा मुझे बताएं कि इस ही मुकाबले में जब उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई, उसके बाद फिर आप उनके पास पहुँचे होंगे डेफिनेटली, क्या बातचीत हुई, कैसे आपने उनको हौसला दिया? क्योंकि ज़ाहिर है आप रिस्पेक्ट उनकी करती हैं बट वो हारी, तो आपने उनको हौसला कैसे दिया? जी बिल्कुल, मैं जब ट्रैक से निकली थी तो मेरे पीछे दो जो फीमेल पार्टिसिपेंट थी वो आ रही थी, और हमारे पीछे मेरी सारी जो टीम है वो आ रही थी, क्योंकि वो पीछे पीछे आते हैं, उनमें मैकेनिक्स होते हैं सही। और गार्ड्स वगैरह होते हैं। तो उन्होंने बताया, बिल्कुल हमारी टीम वहाँ पे रुकी, उनकी सारी गाड़ी चेक की और उनसे देखा गया कि जितने हद तक कोशिश हो सकती है उनकी गाड़ी को ठीक किया जा सके। तो उन्होंने मुझे मैकेनिक्स वगैरह ने बताया कि उनकी गाड़ी में कुछ इश्यूज आए हुए थे सारे, मतलब उनको चेक किया गाड़ी को, तो लेकिन वो गाड़ी ऑन द ट्रैक तो ठीक नहीं हो सकती, और हम लोग तो बहुत आगे निकल जाते हैं क्योंकि मैं अच्छी खासी लीड पर थी स्टार्ट में, तो हम लोग का वापस जाना बिल्कुल नामुमकिन होता है। और उसके बाद जो है वो मुझे नहीं मिल सकी क्योंकि हम लोग सेरेमनी पे गए थे, लेकिन वो वहाँ पे नहीं थी। और कोई बात नहीं, हादसात होते रहते हैं और ये पार्ट ऑफ गेम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रैली में आगे जितने भी रैलीज आ रही हैं उसमें इंशाल्लाह अच्छा मुकाबला करेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा सलमा, मुझे ये भी बताएं कि इस खेल के लिए हमारे मुल्क में आगे इसको मज़ीद लेके जाने के लिए कोई रुकावट जो कि आप समझती हों कि इस खेल को फ़रोग देने के लिए ये रुकावट है, अभी इसका हमें सामना है? जी बिल्कुल, मैंने हर जगह बात की है कि अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्शन पे सारे जो है वो जैसे कि मेरे अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं लड़कियां हैं या जो भी है वो अपने ओन पे नहीं आ सकती। मैं अपने स्पॉन्सर्स हैं मैं तो खैर एक टॉप सिटी 1 की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। गवर्नमेंट को चाहिए वो हेल्प आउट करे, ट्रैक्स बनाए ताकि जो यंग बच्चे बच्चियाँ हैं वो सामने आ सकें। अपने ओन पे कोई भी यहाँ पे नहीं आ सकता, इसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट को कहूँगी कि वो कुछ हेल्प आउट करे, गवर्नमेंट हेल्प आउट करे, और हर सिटी के लेवल पर या स्पेशली बड़े शहरों पे हमें ये ज़रूरत है कि वहाँ पर ट्रैक्स हों। तुष्ना से हमारा राब्ता बहाल हो। तुष्ना, कमिंग टू यू नाउ, थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा कि हादसा हुआ आपकी गाड़ी को, अभी हमें सलमा भी बता रही थी गाड़ी इस कदर ख़राब हुई कि वो ट्रैक पर ठीक हो नहीं सकती थी, तो थोड़ा सा बताएंगी जब स्टार्ट हुई ये रेस कितने मिनट के बाद, कितने किलोमीटर के बाद ये हादसा और कैसे हुआ? क्या गलती आपसे हुई या क्या मैकेनिकल फॉल्ट था? और आपकी हालत कैसी है, तबीयत कैसी है? हेलो जी तुष्ना, आपको आवाज़ आ रही है? जी, सॉरी, रिपीट करेंगे क्वेश्चन? तुष्ना, एक तो ये कि आपकी तबीयत कैसी है, और दूसरा ये कि जब ये ट्रैक पर आपने गाड़ी दौड़ाना शुरू की इस मुकाबले के लिए, कितने मिनट के बाद, कितने किलोमीटर के बाद एक गाड़ी हादसे का शिकार, और वजह क्या बनी? गलती हुई या कि कोई मैकेनिकल फॉल्ट था? क्योंकि कहा ही जा रहा है कि वो गाड़ी पे ठीक नहीं हो सकती थी उस ट्रैक पर। जी एक्चुअली आई थिंक विद इन द फर्स्ट 7 to 8 किलोमीटर्स में ये हुआ था। एक वाटर चैनल था जो बहुत आई थिंक उस पे सैंड बहुत ज़्यादा थी और थोड़ा डिसीविंग था। हालांकि मैंने रेकीज काफ़ी की हुई थी, मगर आई थिंक उस वक्त क्योंकि रेस वाले दिन मेरी स्पीड ज़्यादा थी, वो अचानक से वो जो वाटर चैनल है वो मेरे सामने आ गया, मुझे ब्रेक लगाने का टाइम नहीं मिला, तो उसमें मेरी गाड़ी ने हिट किया। और मैंने जब डैशबोर्ड पे देखा तो डेफिनेटली मेरा टेम्परेचर गेज मिसबिहेव कर रहा था, मगर फिर भी मैंने गाड़ी चलाई जब तक चली मेरे से। तो आई थिंक मैंने काफ़ी गाड़ी के इंजन को काफ़ी आई थिंक थोड़ा डैमेज किया, रेडिएटर का पानी लीक हो गया था, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। आई वाज ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स द फिनिश, बट आई गेस के गाड़ी ने साथ नहीं दिया। अनफॉर्चुनेट था कि ये बंद मैंने जो है वो मिसजज किया, तो वो डेफिनेटली गलती थी एंड उसका अफसोस है क्योंकि ये 8 इयर्स में मेरा पहला DNF है एंड उसका मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बिकॉज समथिंग लाइक DNF इज समथिंग दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। आप स्लो फिनिश करें, आप लेट फिनिश करें, मगर फिनिश जरूरी होती है। हाँ, ये बात सही है, डू नॉट फिनिश वाली बात तो आपने बिल्कुल सही की। लेकिन चलिए, हो जाता तुष्ना, ये तो किसी के साथ किसी भी वक्त किसी भी खेल में, किसी भी मैदान में, किसी भी मुकाबले में हो जाता है। गाड़ी ने साथ में इनकी हिम्मत ने इनका साथ दिया। और अच्छा, ये आपने कहा ना कि रैकी भी आपने की थी, क्योंकि हम सलमा से भी यही बात कर रहे थे कि ज़रा ये ट्रैक ऐसा था कि थोड़ा नया ट्रैक था, 100 किलोमीटर का ट्रैक था, दुश्वार गुजार ट्रैक था, उसकी रैकी तो बेशक आपने की, लेकिन फिर भी कोताही हुई। थोड़ा सा मुझे प्लीज़ तुष्ना अपने बारे में भी बताइएगा, इससे पहले
कितने मुकाबले हुए और कभी ऐसा हुआ हादसे का शिकार आपकी गाड़ी हुई हो, ऐसा पहले हुआ या दिस वाज द फर्स्ट टाइम इस नेचर का एक्सीडेंट, इस नेचर का मसला? जी मेरे साथ आई थिंक ये सेकंड टाइम हुआ है रेस के दौरान। मेरी एक दफ़ा 2019 में मेरी गाड़ी फ्लिप हो गई थी, बट दैट वाज ड्यूरिंग रेकी, सो दैट इज डेफिनेटली नॉट काउंटेड। मेरी एक हुई थी 2015 या 16 में चोलिस्तान में मेरी गाड़ी रुक गई थी, मगर फिर हमने इसको मैकेनिकली की फिट करके मैंने फिनिश लाइन क्रॉस कर ली थी, मेरी सेकंड पोजीशन आई थी। और बेसिकली 2013 से मैं रेस कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द फन ऑफ इट। मैं इंजॉय कर रही हूँ इसको। मेरे जो रेसिंग फ्रेटर्निटी है मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और मज़े की बात यह है कि हमेशा जब मेरी रेस या तो फिनिश नहीं हुई या हब रैली में मेरी सेकंड पोजीशन आई थी या चोलिस्तान में सेकंड, तो मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है मेरी रेसिंग फ्रेटर्निटी से। मोर एंड मोर पीपल कम अप टू हेल्प एंड try to sort out the problem। और अभी भी मैं थल से वापस आई हूँ तो रास्ते में मुझे इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस और सब ने मुझे हौसला दिया है एंड डेफिनेटली मैं खुद भी बहुत स्ट्रांग हूँ। इंशाल्लाह 1 महीने में जलमक्सी की रैली है ना, आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड टू रेस। इंशाल्लाह गाड़ी तैयार हो जाएगी एंड आई विल बी रेसिंग इन जल इंशाल्लाह। हमारी दुआ भी यही है कि हम आपको दोबारा से इस सैरा में आपकी गाड़ी जो है दौड़ती हुई देखना चाहते हैं। बेहद शुक्रिया सलमा मरवत और तुष्ना हमारे साथ मौजूद थी और ख़वातीन की हिम्मत की एक मिसाल है। खैर आगे बढ़ते हैं, मिसालें और भी बहुत सारी हैं। ट्विटर कभी तफरी का बेहतरीन जरिए समझे जाते थे, मगर कोविड-19 ने इस तफरी को भी आवाम से छीन लिया है। इन दिनों उसी थिएटर की बहाली के लिए कराची के कुछ नौजवान सरगर्म अमल हमें नजर आ रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में स्ट्रीट थिएटर का इनेकाद किया जा रहा है। ऐसे एक थिएटर को देखने के लिए मोहम्मद शुएब अकेले चले गए, मुझे नहीं लेके गए, और उनका तजुर्बा कैसा था ये मैं आपको दिखाती हूँ। अरे क्या बदतमीजी है, दिखाई नहीं देता, ये लेडीज की सीट है। सीट नहीं, बस तू दिखाई देती है। स्ट्रीट थिएटर तो है लेकिन म्यूजिक के बगैर बड़ा अधूरा सा है। और म्यूजिक किसने दिया है इसका? सागर ने दिया है इसका म्यूजिक। सागर कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सागर मुझे थोड़ा सा बताएंगे, ज़ाहिर है बड़ी प्रैक्टिस की आपने, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करें और थिएटर के लिए म्यूज़िक कितना इम्पोर्टेंट है? थिएटर के लिए म्यूज़िक एक आप ये मैं कहूँगा कि थिएटर के लिए म्यूज़िक कहीं ना कहीं उसकी बैकबोन है, क्योंकि रिदमिकली अगर आप कोई चीज़ों को देखते हैं तो थिएटर में अगर रिदम्स ऐड हो जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ओके, अब ज़रा इस थिएटर से मुताल्लिक कहा जा रहा है कि जो यूथ की प्रॉब्लम्स हैं, जो यूथ के इश्यूज़ हैं, वो इस थिएटर के ज़रिए बताए जाएंगे। तो म्यूज़िक भी वैसा ही कुछ है? म्यूज़िक भी ऐसा जो यूथ को कैटर करेगा? नहीं, क्योंकि ये प्ले प्रॉपर एक चीज़ को मतलब कि बता रहा है, लेकिन म्यूज़िक इसमें जस्ट फन ऐड कर रहा है। तो ये कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है इंडोर थिएटर एंड देन आउटडोर स्ट्रीट थिएटर? इंडोर थिएटर से थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, क्योंकि आप इंडोर में तो आपके पास एक प्रॉपर ऑडिटोरियम होता है, एक चीज़ डिज़ाइन होती है, यहाँ पे कोई चीज़ डिज़ाइन नहीं है। अच्छा, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है लोगों के साथ, तो बड़ी मेहनत और हमने कोई महीना 1.5 महीना इसको प्रैक्टिस किया, तब जाके हम यहाँ पे आए। ज़बरदस्त। देखते हैं थिएटर होता है कैसा। जी, थैंक यू। थिएटर के लिए तो सबने मेहनत की है, बड़ी जान लगाकर मेहनत की है, हर इंडिविजुअल की अपनी मेहनत है, लेकिन डायरेक्टर की मेहनत है सबसे ज़्यादा। डायरेक्टर है सबकी मेहनत के पीछे, डायरेक्टर है उस डांट डपट के पीछे भी कि जिसके बाद हमें एक मास्टरपीस नज़र आता है। तो डायरेक्टर हैं आफरीन सहर। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। थकी थकी सी लग रही हैं आप? हाँ, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है। कितने दिन से मेहनत कर रही हैं? हमें 2 महीने हो गए। 2 मंथ्स। 2 मंथ्स। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इससे मुतालिक हम ये समझ पाए अब तक कि कुछ ट्रू स्टोरीज जो डिपिक्ट की जाएंगी, ऐसा है? हाँ बिल्कुल। पहले जब हम इस वर्कशॉप कर रहे थे और मैं ट्रेनिंग दे रही थी स्ट्रीट थिएटर की बच्चों को, तो मैंने इनसे पूछा कि आप कुछ मुद्दे रखें सामने जो आपको लगते हैं कि अहम है या आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में महसूस किया हो, तो हम उसको पिरो सकते हैं इन कहानियों में। तो कुछ उन्होंने शेयर किया कि हमारे साथ ऐसा होता था, या हमें ट्रैफिक में इस तरह रोकते हैं, तंग करते हैं, अगर हम बाइक में होते हैं तो हमें हमें इस तरीके से चालान काटते हैं, कोई मर्सिडीज या टोयोटा में। चालान काटने वाले भाई ने ये नहीं बताया कि खुद गलती क्या करते हैं? नहीं, मतलब वो जिस तरीके से एक डिस्क्रिमिनेशन पर, या अगर आप बात करें, जैसे एक लड़की उसने बोला कि मुझे जो है हमेशा मेरे छोटे भाई को बोला जाता है कि मुझे हर जगह छोड़ कर आओ, तो हमने
उस पर रिलाई नहीं करते, या उसको कहीं आने जाने नहीं देते, लगे भाई जो है वो उससे छोटा है। ओके। हाँ, कुछ लोगों ने अपनी कहानियाँ ये बयान की कि मैं एक्टिंग फील्ड में आया तो मुझे क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी। जब मैं इंजीनियर था तो मुझे एक अलग किस्म की इज्जत मिलती थी। अब जब मैं इसमें फ़नून लतीफ़ा की तरफ में आया हूँ तो किस तरीके से जज किया जाता है। हाँ, और एक हम आर्ट्स के इदारे में हैं तो हमें ये भी पता है कि कितनी मुश्किल होती है, कितनी कम अहमियत दी जाती है आर्ट्स को। तो ये कोई शक नहीं, अहमियत बहुत कम दी जाती है, हालांकि मेहनत बहुत ज़्यादा है और बल्कि सोसाइटी में बहुत कंट्रीब्यूशन है आर्ट की। लेकिन मुझे बताएं कि इतने वास्ट टॉपिक्स और आधे घंटे में करना है, इट्स अ बिग चैलेंज। इट इज़ अ बिग चैलेंज। और मेरे पास आधा घंटा भी नहीं था, तकरीबन 20-25 मिनट का हमें कहा गया था। लेकिन अब हम क्योंकि जो हैं थोड़े से बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, एक पब्लिक स्पेस में कर रहे हैं, पोर्ट ग्रैंड है, तो मैंने 1-2 गाने उसमें और ऐड किए हैं। कोई एक मुद्दा जो कि आपको लगा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इस पर तो लाजमी बात होनी चाहिए, बल्कि आपको लगता है कि बार बार होनी चाहिए, वो ये है कि सिंगिंग डांसिंग थिएटर कैसे करें, इसमें नहीं कोई पैसा। सिंगिंग डांसिंग थिएटर कैसे करें, इसमें नहीं कोई पैसा। कोई अच्छी नौकरी दे दे हमें, क्या है दुनिया में कोई ऐसा, तो बोलो वाह भाई वाह भाई वाह। वाह भाई वाह, थैंक यू सो मच। और देखते हैं जनाब थिएटर कैसा है, ये आपको भी दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं। पाकिस्तान का फाइनल मैच और पाकिस्तानी बच्चे मैच में 5 खेल कर रहे हैं और ये शायद हाफिज ने बॉल फेंक के बॉल हवा में गई और ये पड़ा, वो लाइन पे चली गई है। अरे ओ मियां खादिर क्या कर रहे हैं? कुंडा लगा रहा है। कुंडे का बिल तो देते जा। कुंडे का बिल? जी कुंडे का बिल। देखो देखो भाइयों बहनों हो रही है चोरी, देखो देखो भाइयों बहनों हो रही है चोरी, इंतजामिया कानून के नाम पर हमारे यूथ के चैलेंजेस क्या हैं, हम क्या कुछ एब्जॉर्ब करते चले जा रहे हैं, ये सब कुछ इस थिएटर में दिखाया जा रहा है। और बैक स्टेज पर आ गए, तैयारी जारी है, रिहर्सल्स जारी हैं। थोड़ा सा वक्त हमने इनका ले लिया, थोड़ा सा इनको रोक लिया। अब जरा इनसे पूछते हैं तैयारी से मुताल्लिक और इस थिएटर में होने क्या वाला है। अरमान हमारे साथ है। अरमान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, आप सुना। बड़ा अच्छा लगा आपने वक्त दिया मुझे थोड़ी सी देर को। लेकिन मुझे बताएं अरमान के ज़ाहिर है मसाइल हैं बहुत ज़्यादा और उन मसाइल को थोड़ी सी देर में आप लोगों ने दिखाना है। कौन कौन से मसले पिक कर लिए? पहले तो हमने पानी का मसला पिक किया, और जिस तरह हरेसमेंट होते हैं उसका मसला पिक किया है। काफ़ी मसले हैं, ज़्यादातर सोशल इश्यूज़ हैं। सोशल इश्यूज़ को पिक किया आपने, पॉलिटिक्स के ज़रिए, एक्ट के ज़रिए उसको पेश करेंगे। ओके, आप देखिएगा ज़रूर। बिल्कुल देखेंगे हम। लेकिन मुझे बताएंगे ज़रा आप लोग पहले कर चुके हैं परफॉर्म? जी हम कर चुके हैं कराची थिएटर फेस्टिवल आर्ट्स काउंसिल में। ओके, अब यहाँ पे एंड व्हाट्स नेक्स्ट? सेकेंड टाइम। नहीं, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो अल्लाह बेहतर करें। कहीं और पर भी है इरादा? उम्मीद है, लेकिन एक कराची की बात है तो कराची में ही होगी। उम्मीद है कि हम लाहौर निकलें या कहीं सिटीज़ में जाएं। यानी आप चाह रहे हैं कि लाहौर वाले भी कराची वालों के मसले समझें, क्योंकि ये W11 का मसला भी कराची का मसला है। वहाँ जाके कुछ और कर लेंगे, मेट्रो बस का कर लेंगे। चलिए ठीक है, शहरल से भी बात करते हैं। और जाहिर है इस थिएटर में लड़कियां भी हैं। लड़कियां इक्वली इंपॉर्टेंट ऑफ द सोसाइटी क्या फेस करती हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और वो चैलेंजेस क्या आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं या कि चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं? इस सवाल को हम लेकर चल रहे हैं शहरल के पास। शहरल, थोड़ा सा मुझे बताएं, ज़ाहिर है ये हरासमेंट, इस पर इतनी बात हो चुकी है, बट ज़ाहिर है स्टिल ये सोसाइटी में इट्स स्टिल प्रिवेलिंग। बट ख़वातीन के कौन कौन से मसले हैं जिस पर आज आप लोग बात करने वाले हैं? एक्चुअली हरासमेंट एक बहुत बड़ा मेजर इशू है, जिसकी वजह से यूजुअली लड़कियां जो है अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरती हैं, यूजुअली किसी के साथ फ्रैंक होने से भी डरती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद अगर वो किसी के साथ फ्रैंक होंगी तो उस चीज़ का गलत मतलब भी निकाला जा सकता है, या तो वो इंसान या कोई दूसरा आसपास से। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। बाकी उसके अलावा लड़कियों की एजुकेशन और औरतों की लाइफ में कितने मसले होते हैं। हमारे एक्ट के अंदर एक औरत ज़ात भी है, जिसके अंदर औरत के ऊपर कितना जो है प्रेशर दिया जा रहा है चीज़ों को लेकर।
कि जब वो छोटी होती है तो उसके साथ क्या होता है, फिर जैसे जैसे वो ग्रोइंग एज में आती है तो उसकी लाइफ में क्या क्या ट्रबल्स, उसकी एक एक स्टेप ऊपर जाता जाता है, देन उसकी शादी, फिर आगे, तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। मजबूरी के नाम पे औरत को नचाओ, औरत आवाज उठाए, औरत से हटाओ, माँ के साथ ज्यादती बच्चों के सामने, हमारे हुक्मरान बैठ के क्या थे, हम आज हम कल। तो शुएब आपको मजा आया था? मुझे बहुत मजा था, अकेला मैं इसलिए गया था, आप कहीं और बिजी थी इसलिए मैं अकेला गया था। एनीवेज जी, बहुत सा ख्याल रखिए अपना, अगर बाहर जाए तो प्लीज वेयर अ मास्क, और अगर जाना जरूरी नहीं घर में रहें, प्लीज घर में, कोई लोड नहीं बाहर जाना, बिल्कुल जी, घर में रहें, बैठे रहो। एनीवेज जी, आपसे मुलाकात का वक्त होगा कल सुबह दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।